ड्रामा की शुरुआत होती है। हमारी नायिका चाओ यान। पहला सीन एक सरकारी दफ्तर का है। माहौल थोड़ा गंभीर है, जैसे कोई पुलिस स्टेशन या पहचान पत्र बनाने की जगह हो। चाओ यान वहां अपना पुराना पहचान पत्र जमा करती है और एक नया पहचान पत्र लेती है। यहीं से कहानी का पहला बड़ा रहस्य खुलता है। जैसे ही वह नया कार्ड हाथ में लेती है, अचानक कुछ बचपन की यादें उभरने लगती हैं। फ्लैशबैक में छोटी चाओ यान स्कूल की बेंच पर बैठी एक निबंध लिख रही होती है। विषय है मेरे मम्मी पापा। वह लिखती है कि उसका परिवार बहुत खुशहाल है, जहां माँ और पिता उसे बेहद प्यार करते हैं। इसके साथ ही स्क्रीन पर एक खुशहाल परिवार की प्यारी सी झलक दिखाई जाती है, माँ, पिता और एक छोटी सी बच्ची। लेकिन अगले ही पल वह खुशगवार दृश्य टूट जाता है और कहानी हमें ले जाती है एक अस्पताल के कमरे में, जहां एक डॉक्टर के सामने चाओ यान का असली पिता घुटनों पर बैठकर बुरी तरह रो रहा है। यही से अंदाजा होता है कि या तो उसके बचपन की खुशियां उसे छीन ली गई थीं, या फिर वो सब बस एक सपना या कल्पना थी जो उसने अपने मन गढ़ी खरीद। अब कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है। चाओ यान के नए पहचान पर उसका नाम लिखा है शू यान। उसने अपनी पुरानी पहचान और अतीत को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया है। जब वह ऑफिस से बाहर निकलती है तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय साफ झलकता है। वह अब अपने पुराने अतीत को मिटाकर एक नई शुरुआत करने जा रही है। अगला दृश्य एक शानदार और आलीशान बंगले का है। दो परिवार आमने सामने बैठे हैं। एक तरफ है हमारा नायक शेन हाउमिंग, जो एक अमीर और सफल युवक है। उसके साथ उसके माता पिता बैठे हैं। दूसरी तरफ है हमारी नायिका शुयान, जो अब एक नई पहचान में है और उसके साथ उसके माता पिता। लेकिन यहीं पर आता है कहानी का दूसरा और सबसे बड़ा मोड़। जो लोग शुयान के माता पिता बनकर बैठे हैं, वे असल में उसके सगे माता पिता नहीं, बल्कि किराए पर रखे गए अभिनेता। एक्टर्स रिव्यू ऑफ शुयान ने शेन हाउमिंग और उसके परिवार को प्रभावित करने के लिए एक झूठा परिवार और नकली अमीर पृष्ठभूमि तैयार की है। फिर दृश्य बदलता है। शुयान उन दोनों अभिनेताओं को ट्रेनिंग देती हुई दिखाई देती है। वह उन्हें सिखा रही है कि कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे अमीर लोगों की तरह पेश आना है। वह अपने नकली पिता के सूट से डैंड्रफ छाड़ती है, उन्हें एक महंगा परफ्यूम देती है ताकि वो सच में अमीर लगे। फिर उन्हें एक झूठी कहानी रटवाती है कि उसके पिता विदेश की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वो यहाँ तक कि उन्हें मुश्किल शब्द भी याद करवाती है, जैसे एनवायरनमेंटल बिल्ड, ताकि उनका झूठ कहीं पकड़ा न जाए। ये दृश्य साफ दिखाता है कि शुयान कितनी चालाक, समझदार और महत्वाकांक्षी लड़की है, जो अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब कहानी फिर उसी बैठक वाले दृश्य पर लौटती है। शुयान के नकली पिता आत्मविश्वास से बात कर रहे हैं और शेन हाउमिंग के परिवार पर अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं। सब कुछ शुयान की योजना के मुताबिक चल रहा होता है। तभी अचानक कहानी में भूकंप जैसा पल आता है, जब शेन हाउमिंग की मां बोलना शुरू करती है। वह एक शांत, बुद्धिमान और बहुत सजग महिला है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, ओह, आप तो उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। पिछले साल मैं भी वहां गई थी। ये सुनते ही शुयान और उसके नकली माता पिता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शेन हाउमिंग की मां आगे पूछती है, यूनिवर्सिटी के पास एक चीनी रेस्टोरेंट है जहां की पेकिंग डक बहुत मशहूर है। क्या आप लोग वहां गए थे? शुयान की नकली मां घबरा जाती है और जल्दी में जवाब देती है, हाँ, हाँ। वो रेस्टोरेंट सिचुआन खाना बनाता है, पेकिंग डक नहीं। शेन हाउमिंग की मां हल्की मुस्कान के साथ कहती है, नहीं, वो तो पेकिंग डक के लिए ही प्रसिद्ध है। और इस तरह उस नकली कहानी की दीवारों में पहली दरार पड़ जाती है, जिससे उनका झूठ और गहरा हो जाता है। लेकिन असली झटका तो अब लगता है। शेन हाउमिंग की मां कहती है, मैंने आपके बारे में बैदू पर सर्च किया, लेकिन मुझे आप ही की कोई जानकारी नहीं मिली। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। शुयान का अपनाया हुआ झूठ काम हलता शके पत्तों की तरह बिखरने के कगार पर है। उसके नकली माता पिता की सिटी पिट जाती है, लेकिन शुयान फिर भी शांत और संयमित दिखने की कोशिश करती है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। शुयान के नकली माता पिता के पसीने छूट रहे होते हैं, लेकिन हमारी नायिका शुयान इतनी आसानी से हमारे वालों में से नहीं है। उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है। वो बहुत शांति और आत्मविश्वास से शेन हाउमिंग की मां को जवाब देती है, आंटी, मेरे पापा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते नहीं हैं। वो वहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक शोध करता है।
वो सिर्फ रिसर्च का काम करते हैं, इसलिए उनके बारे में सार्वजनिक जानकारी मिलना मुश्किल है। वाह, क्या दिमाग चलाया है। एक पल में उसने पूरी स्थिति संभाल ली। तभी शुयान के नकली पिता, जो अब थोड़ा आत्मविश्वास में आ चुके हैं, अपने बैग से एक किताब निकालते हैं। किताब का नाम है आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स। वो कहते हैं, ये मेरी लिखी हुई किताब है और मैं इसे शेन हाउमिंग के पिताजी को तोहफे में देना चाहता हूँ। सभी लोग काफी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन शेन हाउमिंग की माँ, जो असल में इस दिमागी खेल की मास्टरमाइंड है, एक और दांव चलती है। वो मुस्कुराकर कहती है, अरे वाह, क्या आप इस पर मेरे लिए एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं? अब नकली पिता पूरी तरह फंस चुके हैं। उन्हें उस लेखक का नाम साइन करना है जिसका वो होने का नाटक कर रहे हैं। वो कांपते हाथों से किताब पर साइन करते हैं और शेन हाउमिंग की माँ उस साइन को बड़े ध्यान से देखती है। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ समय पहले शुयान खुद उस किताब के असली लेखक, एक बूढ़े और बहुत जानी प्रोफेसर से मिलने उनके घर गई थी। उसने उनसे बहुत चतुराई से बात की, उन्हें एक तोहफा दिया और उसी किताब पर उनसे असली ऑटोग्राफ ले लिया था। शुयान ने इस झूठ के लिए कितनी गहरी तैयारी की थी, ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। उसने हर मुश्किल का हल पहले से ही सोच रखा था। अब सीन घर के बाहर एक खूबसूरत स्विमिंग पूल के पास शिफ्ट होता है। सारे पुरुष एक तरफ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ शेन हाउमिंग की माँ शुयान को अपने साथ थोड़ी वॉक पर ले जाती है। अब होने वाला है असली आमना सामना, वो भी अकेले में। इससे पहले हमें डाइनिंग टेबल का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है, जहां शेन हाउमिंग की माँ जानबूझकर शुयान की प्लेट में अंडा डालती है। शुयान उसे खा लेती है, जबकि उसकी नकली माँ चुपचाप देखती रहती है। बाद में शेन हाउमिंग की माँ ताना मारती है। एक माँ को तो पता होना चाहिए कि उसकी बेटी को अंडे से एलर्जी है। उन्होंने नकली माँ का झूठ भी पकड़ लिया था। अब वापस पूल के किनारे शेन हाउमिंग की माँ सीधे मुद्दे पर आती है। वो कहती है, जो बातें झूठी होती है वो सच नहीं बन सकती। मैं सच सुनना चाहती हूँ। शुयान समझ जाती है कि अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं। उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए सच बताती है, आंटी, मैं माफी चाहती हूँ, मैंने झूठ बोला था। वो बताती है कि बचपन से ही वो अपनी नानी के साथ रही है। उसके असली माता पिता उसे बहुत छोटे में ही छोड़कर विदेश चले गए थे, पैसे कमाने और अपनी जिंदगी बनाने के लिए। उन्होंने कभी पलटकर उसकी खबर तक नहीं ली। शू यान ने कभी माँ बाप का प्यार महसूस नहीं किया। वो रोते हुए कहती है, मैं बस चाहती थी कि आप सब पर मेरा अच्छा असर पड़े। मैं नहीं चाहती थी कि आपको लगे कि मैं किसी अधूरे या टूटी हुई परिवार से आती हूँ। मैं चाहती थी कि आपको मुझ पर और हाउमिंग पर अफसोस ना हो। शुयान की दर्द भरी कहानी सुनकर शेन हाउमिंग की माँ के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उनके चेहरे पर गुस्से की जगह अब सहानुभूति और समझदारी झलकती है। वो धीमे स्वर में कहती हैं, हर माँ बाप की अपनी मजबूरियां होती हैं। मैं भी मानती हूँ कि काम की वजह से मैं अपने बेटे हाउमिंग को पूरा वक्त नहीं दे पाई। अब कहानी एक बेहद भावनात्मक मोड़ पर पहुंच जाती है। तभी शुयान के फोन की घंटी बजती है। कॉल देखकर उसके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ झलकती है। वो फोन उठाती है और बात करते करते परेशान हो जाती है। फोन पर उसकी असिस्टेंट उसे एक बुरी खबर देती है। जुयान, यानी शुयान, की शो की ऑफिशियल होस्ट बनने की आवेदन फिर से रिजेक्ट हो गई है। और इसके पीछे है उसकी दुश्मन सुनसिवेई, जिसने डायरेक्टर के ऑफिस में जाकर हंगामा मचाया था और उसका नाम खराब कर दिया था। असिस्टेंट उसे सावधान रहने की सलाह देती है। लेकिन जैसे ही शुयान कॉल खत्म करती है और पीछे मुड़ती है, वो एक पल में फिर से मुस्कुरा देती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये दिखाता है कि शुयान अपने असली जज्बात छुपाने में कितनी माहिर है। अब सीन रात का है, एक शानदार होटल के कमरे का। वहीं शुयान के नकली माता पिता मौजूद हैं। शुयान कमरे में दाखिल होती है, लेकिन अब उसका अंदाज बिल्कुल बदल चुका है। अब वो किसी बेटी की तरह नहीं, बल्कि एक सख्त बॉस की तरह बोलती है। वो उन्हें साफ साफ हिदायत देती है, सुबह होटल का कार्ड रिसेप्शन पर छोड़ देना और निकल जाना, शादी तक ज्यादा बाहर मत दिखना, हमारा काम हम खत्म और फिर हम कभी ही मिलेंगे। नकली पिता उसे कुछ और एक्टर्स की लिस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुयान ठंडे लहजे में जवाब देती है, जितने पैसे तुम्हें दिए हैं वो काफी हैं।
बाकी बातों की चिंता मत करो। इस सीन से साफ होता है कि शुयान के लिए ये रिश्ता महज एक डील है, जहां भावनाओं की कोई जगह नहीं। वो अपना काम खत्म करती है और होटल से निकल जाती है। जब वो लिफ्ट और कॉरिडोर में अकेली होती है तो उसके चेहरे पर फिर वही उदासी और अकेलापन लौटता है। यही है उसकी असली जिंदगी, बाहर से मजबूत पर अंदर से बिल्कुल अकेली। अब कहानी शू यान के प्रोफेशन पर केंद्रित होती है। पता चलता है कि वो एक टीवी चैनल में फैमिली फीस्ट नाम के कुकिंग शो की प्रोड्यूसर और प्लानर है। सेट पर चारों तरफ व्यस्तता और हलचल है। तभी एंट्री होती है कहानी की नई विलेन की, शो की स्टार होस्ट सुन सिवे की। वो आते ही शू यान पर बरस पड़ती है। वो उसकी लिखी स्क्रिप्ट को कचरा बताती है और ताना मारती है। तुम्हारे लिखे डायलॉग इतने मुश्किल होते हैं कि मुझसे बोले ही नहीं जाते, और तुम जो मेहमान बुलाती हो वो तो एक से बढ़कर एक बोर्डिंग होते हैं। सुन सिवेई यही नहीं रुकती। वो शुयान के सपनों पर भी वार करती है। ताने मारते हुए कहती है, सुना है तुम भी होस्ट बनना चाहती हो। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? तुम उस काबिल ही नहीं हो। और गुस्से में स्क्रिप्ट को शुयान के चेहरे पर फेंक देती है। इस अपमान के बाद शुयान सीधी अपने बॉस डायरेक्टर जो के ऑफिस पहुंचती है। डायरेक्टर शो की गिरती रेटिंग से बेहद नाराज है। वो शुयान को डांटते हुए कहता है कि अगर अगले हफ्ते तक शो की रेटिंग नहीं सुधरी तो उसकी नौकरी पर तलवार लटक सकती है। शुयान कोशिश करती है कि वो सुन सिवेई की मनमानी और सेट पर उसके नखरों के बारे में कुछ बताए, लेकिन बॉस उसकी एक नहीं सुनता। उल्टा पूरा दबाव उसी पर डाल देता है। अब सीन बदलता है। रात का समय है। शुयान अपने घर में अकेली बैठी है। लैपटॉप पर किसी बड़े गेस्ट को शो में बुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार नाकामी मिल रही है। वो बेहद तनाव में है। उसी वक्त वहां शेन हाउमिंग आता है। वो शुयान की बेचैनी देखकर पूछता है, क्या हुआ? शुयान बताती है कि वो टीचर सानमू, जो एक मशहूर आर्ट म्यूजियम के मालिक हैं, उन्हें शो पर बुलाना चाहती है, मगर उनसे संपर्क करना लगभग नामुमकिन है। हामिंग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, टीचर सानमू तो लंदन में मेरे पुराने दोस्त हैं। वो तुरंत अपना फोन निकालता है और एक मैसेज भेज देता है। कुछ ही पलों में शुयान को टीचर सानमू का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है। शुयान की आंखों में हैरानी और खुशी दोनों झलकती है। उस एक पल में हामिंग ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ उसका मंगेतर नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा है। दोनों के बीच माहौल बदल जाता है। एक बेहद प्यारा और रोमांटिक पल जन्म लेता है। हामिंग धीरे से उसका चश्मा उतारता है और अगले ही पल दोनों एक दूसरे के करीब आकर किस करते हैं। इस सीन से साफ झलकता है कि उनका रिश्ता सिर्फ दिखावे या किसी समझौते पर नहीं टिका है, बल्कि उनके बीच सच्चा प्यार पनप रहा है। ऐसा लगता है कि हर मुश्किल उन्हें और मजबूत बना रही है। लेकिन क्या हमेशा से उनकी कहानी इतनी खूबसूरत थी? अब ड्रामा हमें ले जाता है एक साल पीछे, जहां से इस पूरी कहानी की जड़ें शुरू होती है। तैयार हो जाए, क्योंकि अब हम जानेंगे कि शुयान और शेन हाउमिंग की पहली मुलाकात किन हालातों में हुई थी। एक साल पहले का सीन, ये वो शुयान नहीं है जिसे हम अब जानते हैं। ये एक सादा, मेहनती और सपने देखने वाली लड़की है, जो सिटी टीवी नाम के बड़े चैनल में काम करती है। वो उतनी सजी सांवरी और आत्मविश्वासी नहीं है, बल्कि एक आम लड़की की तरह दिखती है जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती है। ऑफिस में वो एक नए प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रही है, जिसका नाम है अगावी हाउस। ये एक बेहद खास तरह के पौधों, सक्यूलेंट्स की दुकान है, जिसके मालिक के बारे में कोई जानता। वो व्यक्ति एक रहस्य है। शुयान को ये विषय बहुत रोचक लगता है और वो इस पर एक एपिसोड बनाना चाहती है। अब वो अगेवी हाउस पहुंचती है। वो दुकान किसी आम नर्सरी जैसी नहीं, बल्कि एक आर्ट गैलरी जैसी है, जहां अनमोल और सुंदर पौधे कलात्मक ढंग से सजाए गए हैं। वातावरण शांत, सुगंधित और बेहद सुरुचिपूर्ण है। इसी बीच उसकी नज़र एक युवक पर पड़ती है, जो पूरे ध्यान से एक पौधे की देखभाल कर रहा है। और दोस्तों, वो युवक कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो शेन हाउमिंग है। यही थी उनकी पहली मुलाकात। यहाँ हाउमिंग एक अमीर बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक कलाकार की तरह दिखता है, जो अपने पौधों से दिल से मोहब्बत करता है। शुयान, जो उस वक्त अपना नाम एमी बताती है, उसे अपना परिचय देती है और इंटरव्यू की अनुमति मांगती है। हाओमिंग पहले तो उसे नजरअंदाज करता है, लेकिन शुयान हार नहीं मानती। वो बताती है कि वो उसके काम से कितनी प्रभावित है और कैसे वो पौधों को सिर्फ चीज नहीं, एक कला के रूप में देखती है।
उसकी बातों से प्रभावित होकर हाओमिंग उसे एक परीक्षा देता है। वो एक नाजुक और बहुमूल्य पौधा देते हुए कहता है, इसे दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करो, देखते हैं तुम कर पाती हो या नहीं। शुयान ये चुनौती स्वीकार करती है। वो बड़े ध्यान और जान के साथ पौधे की जड़ें काटती, टैट संभालती है और हर कदम का वैज्ञानिक कारण भी समझाती है। हाओमिंग उसके हुनर और जुनून से बेहद प्रभावित होता है। उसे एहसास होता है कि ये लड़की सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि सच्चे दिल से पौधों से लगाव रखती है। वो इंटरव्यू देने के लिए राजी हो जाता है। इंटरव्यू के बाद शुयान उसे एक छोटा सा तोहफा देती है, एक जार जिसमें घर पर बना ऑस्मेंथस जैम होता है। वो बताती है कि ये उसकी नानी बनाया करती थी। हामिंग मुस्कुराता है और बदले में उसे एक अनोखा उपहार देता है, पौधों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाली एक बेहद खास और कीमती कैंची। उस पल दोनों के बीच एक अनजाना पर बेहद सच्चा रिश्ता बन जाता है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब शुयन दुकान से बाहर निकल रही होती है। गलती से उसकी टक्कर दुकान की एक कर्मचारी से हो जाती है और उसके हाथ से एक कीमती पौधा गिरकर टूट जाता है। उस लड़की के हाथ में पौधे के कांटे से चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। शुयन उसे मदद करने की बजाय घबरा जाती है और जमीन पर गिरी एक छोटी सी चीज उठा लेती है। वो एक बेहद कीमती टूल होता है। घायल कर्मचारी दर्द में उससे वो औजार वापस मांगती है। फिर हमें शुयान की नानी का प्यारा सा सीन दिखाया जाता है, जहां वो बगीचे से ऑस्मांथस के फूल तोड़कर वही जैम बना रही होती हैं जो शुयान ने हाओमिंग को दिया था। इससे पता चलता है कि शुयान की जिंदगी में उसकी नानी का प्यार ही उसकी सबसे सच्ची और गर्माहट भरी याद थी। फ्लैशबैक खत्म होते ही हम वापस हाओमिंग की दुकान पर लौटते हैं। हाओमिंग बहुत गंभीर स्वर में शुयान से पूछता है, क्या तुमने वो कीमती कैंची सिजर चुराई थी? वो बताता है कि हादसे के बाद दुकान से वो टूल गायब है और सारा शक शुयान पर जा रहा है। आगे कहानी एक साल पहले के उसी टीवी स्टेशन की तरफ लौटती है। उस वक्त शुयान, जो तब एमी के नाम से जानी जाती थी, ऑफिस में होती है और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो दवाई खा रही होती है। उसकी सहकर्मी उसे हमदर्दी जताते हुए कहती है, घर चली जाओ, आराम कर लो, मैं तुम्हारा काम संभाल लूंगी। तभी शो की घमंडी होस्ट सन सीवे वहां आ धमकती है। वो गुस्से में कहती है, अगावे हाउस के मालिक का इंटरव्यू अब तक क्यों नहीं हुआ? अगर ये काम आज पूरा नहीं हुआ तो मैं सीधे डायरेक्टर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। शुयन बुरी तरह फंस जाती है। एक तरफ बॉस का दबाव, दूसरी तरफ उस अहंकारी होस्ट की धमकी। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। कॉल शेन हाओमिंग का होता है। वो कहता है, मैं आज इंटरव्यू के लिए फ्री हूं। शुयान के लिए ये खबर सोने पर सुहागा जैसी थी, मगर मुश्किल ये थी कि उसकी पूरी टीम यानी कैमरा क्रू और बाकी स्टाफ तो पहले ही घर जाता था, लेकिन शुयान ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। वो एक पल सोचती है और फिर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल देती है। वो हाओमिंग से कहती है, हाँ मेरी टीम तैयार है, हम बस पहुंचने वाले हैं। सीन बदलता है। अब शुयान एक शानदार काली ड्रेस पहनकर एक आलीशान कॉरपोरेट बिल्डिंग में दाखिल होती है। ये जगह है जिंदा ग्रुप का ऑफिस, शहर की सबसे बड़ी और मशहूर कंपनियों में से एक। वो एक विशाल बोर्डरूम के बाहर खड़ी होती है, जहां अंदर एक बड़ी मीटिंग चल रही होती है। और जब वो अंदर नजर डालती है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वो शख्स जो मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रहा है कोई और नहीं बल्कि शेन हाओमिंग है। लेकिन ये वही शांत, पौधों से प्यार करने वाला कलाकार हाओमिंग नहीं था। ये था वाइस प्रेसिडेंट शेन हाओमिंग, एक बेहद शक्तिशाली, आत्मविश्वासी और अमीर बिजनेसमैन। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी टीम को एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। शुयन दरवाजे के बाहर से उसे बस देखती रह जाती है। उसकी आंखों में हैरानी, प्रशंसा और एक नई महत्वाकांक्षा एक साथ जन्म लेती है। आज उसने शेन हाउमिंग की असली दुनिया देखी थी। अगला सीन, एक बिजनेस मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद हाउमिंग शू यान के पास आता है और कहता है, चलो लंच पर चलते हैं, थोड़ा बात करते हैं। लेकिन उससे पहले शू यान की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वह बेहोश हो जाती है। लोग उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। अगला दृश्य, शुयान अस्पताल के बेड पर आंखें खोलती है। हाओमिंग उसके पास बैठा होता है। वह बताता है, तुम ऑफिस में तेज बुखार था, तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें अस्पताल लेकर आया। डॉक्टर कहता है कि शुयान ज्यादा काम और तनाव के कारण बीमार हुई है और उसे आराम की जरूरत है।
शुयान कहती है आप ऑफिस वापस जाइए, लेकिन हाओमिंग कहता है तुम्हें मैंने ही बुलाया था, इसलिए जिम्मेदारी भी मेरी है। वह उसे तसल्ली देता है कि जब उसका बुखार उतर जाएगा तो वह उसे इंटरव्यू जरूर देगा। हाओमिंग उसे पानी पिलाता है और कहता है नर्स ने सुई निकालने के बाद मैंने ही तुम्हारे हाथ पर पट्टी बांधी थी ताकि खून न निकले। अब सीन वर्तमान समय में शिफ्ट होता है। हाओमिंग शू यान को अपनी माँ आंट यू और उनकी सहेलियों आंट मा और आंट मेंग से मिलवाता है। शू यान सबसे बहुत आदर और विनम्रता से मिलती है। जब हाओमिंग अपने पिता से बात करने स्टडी रूम जाता है तो आंट यू और उनकी सहेलियां शू यान से बातचीत शुरू करती हैं। वे अपने कुत्तों के बारे में बात करती हैं। शू यान कहती है कि उसे कुत्ते पसंद है, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से वह उनका ख्याल नहीं रख पाती। माहौल थोड़ा औपचारिक और तनावपूर्ण महसूस होता है। आंटियों की एक दोस्त सुनमालिन शुयान के बालों की तरफ देखकर कहती है तुम्हारे बाल कितने सूखे और डैमेज लग रहे हैं, जबकि बाकी सभी औरतों के बाल चमकदार और सुंदर होते हैं। वह शुयान को एक महंगा हेयर ट्रीटमेंट सुझाती है जो सब करवाती है। यह शुयान को हीन महसूस कराने का एक तरीका था। इसके बाद आंट यू शुयान से कहती है कि वह रात के खाने के लिए क्लब से खाना ले आए। वह बहाना बनाती हैं कि उन्हें अजनबी लोगों का घर आना पसंद नहीं है। फिर वह सीधा कहती है कि खाना लाने के बाद शुयान सीधे घर चली जाए, क्योंकि घर पर मेहमान आए हुए हैं और वह उससे बात नहीं कर पाएंगी। ये कहकर वह शुयान को पार्टी से बाहर कर देती है। जाने से पहले आंटी पूछती है क्या तुम शनिवार सुबह फ्री हो? शुयान के हाँ कहने पर आंटी यू कहती है कि वह जगह तय करेंगी और उससे मिलकर कुछ जरूरी बात करनी है। यह साफ था कि वह शुयान से अकेले में गंभीर बात करना चाहती है। अब सीन शुयान के ऑफिस का है। वह अपने डायरेक्टर मिस्टर जो से मिलती है। डायरेक्टर पहले तो शुयान की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत सपोर्ट दिया है, लेकिन फिर वह बताते हैं कि फैमिली फीस्ट शो के लिए उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। यह सुनकर शुयान टूट जाती है और पूछती है क्यों? मैंने इस शो के लिए 3 साल तक दिन रात मेहनत की है। डायरेक्टर समझाते हैं कि मैनेजमेंट ने करंट होस्ट सन सीवेई को ही कंटिन्यू करने का फैसला लिया है और शुयान को अभी और इंतजार करना होगा। यह सीन शुयान के प्रोफेशनल संघर्ष को दिखाता है। फिर शुयान आंट यू से मिलने के लिए सैलून जाकर हेयर ट्रीटमेंट करवाती है। उसके बाद वह आंट यू द्वारा तय किए गए रेस्टोरेंट पहुंचती है। वहां जाकर देखती है कि आंट यू अकेली नहीं है। आंट यू उसे अपनी एक दोस्त की बेटी लिन जियाची से मिलवाती हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करती है और बहुत सफल है। यह भी शुयान को डराने और नीचा दिखाने की एक कोशिश थी। आंट यू जियाची और एक और सफल वकील लड़की की तारीफ करने के बाद सीधे शुयान से कहती है तुम हाओमिंग के लिए सही मैच नहीं हो। वह कहती है कि शुयान की शिक्षा और नौकरी ठीक है, लेकिन उसका पारिवारिक बैकग्राउंड मजबूत नहीं है। वह कहती है कि शुयान का शांत स्वभाव उसकी ताकत नहीं, बल्कि हर चीज सहने की आदत है। और वह उसे कहती है कि वह हाओमिंग से तुरंत ब्रेकअप कर ले, ताकि उसे भविष्य में शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। इस पर शुयान हिम्मत से जवाब देती है। वह कहती है कि उसके माता पिता विदेश में एक यूनिवर्सिटी में काम करते हैं और उन्होंने ही उसे हर स्थिति में विनम्र रहना सिखाया है। वह कहती है कि आंटी उसे गलत समझ रही है और वह हाओमिंग से दिल से प्यार करती है और उसे कभी नहीं छोड़ सकती। दूसरे सीन में हाओमिंग के माँ बाप बाप आपस में बात कर रहे होते हैं। आंटी कहती है कि उन्हें शुयान का परिवार अजीब अलगता, जबकि हाओमिंग के पिता कहते हैं कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रही है और शुयान एक अच्छी लड़की है जो उनके परिवार की इमेज के लिए भी सकारात्मक साबित हो सकती है। हाओमिंग अपने पिता के साथ ऑफिस मीटिंग में होता है। वह एक बिजनेस पार्टनर शिपिंग ग्रुप के प्रपोजल पर अपनी राय देता है। वह कहता है कि उस कंपनी का नया प्रेसिडेंट भरोसेमंद नहीं है और कंपनी के अंदर बहुत समस्याएं चल रही है। यह दिखाता है कि हाओमिंग एक स्मार्ट और दूरदर्शी बिजनेसमैन है, लेकिन उसके पिता उसे कहते हैं कि ज्यादा रिस्क मत लो और शांत रहो। जुयान अपना शो फैमिली फीस्ट की रिकॉर्डिंग पूरी करती है। शो का गेस्ट उसकी मेहनत और समर्पण की दिल से तारीफ करता है, जिससे जुयान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन तभी उसे आंट यू का फोन आता है, जो उसे तुरंत एक जगह पर बुलाती है। जुयान बताए गए एड्रेस पर पहुंचती है, जहां आंट यू और आंटमिंग शादी के लिए एक नया घर देख रही होती है।
वो दोनों फिर से जुयान को नीचा दिखाने लगती है और कहती है कि उसे प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो ये भी कहती है कि उसे हाओमिंग की राय लेना भी ज़रूरी नहीं लगता। तभी अचानक वहाँ हाओमिंग आ जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि उसने पहले ही एक घर खरीद लिया है और वो जुयान के लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रहा था। ये कहकर वो जुयान का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है, उस असहज माहौल से उसे बचाकर। अगले सीन में हाओमिंग और जुयान उसके प्लांट स्टोर में होते हैं। वो जुयान को मैक्सिकन रैप्स खिलाता है और उसे अगावे प्लांट के बारे में बताता है। ये पौधा अपनी पूरी जिंदगी की ताकत सिर्फ एक बार खिलने में लगा देता है। वो जुयान को एक छोटा सा गिफ्ट देता है और कहता है कि अगर उसे काम में कोई दिक्कत हो तो वो हमेशा मदद के लिए तैयार है। जुयान प्यार से मना करती है और कहती है, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। लेकिन उसके दिल के अंदर एक सवाल गूंजता है, क्या मैं हार्मिंग के इतने सच्चे प्यार के लायक हूं, जबकि मैंने उसे अब तक सब कुछ सच नहीं बताया। अगला सीन, आंट यू और उनकी सहेलियां अपने डॉग्स को ट्रेनिंग दे रही होती हैं। तभी जुयान वहां आती है और आंट यू के लिए एक महंगा कश्मीरी स्कार्फ गिफ्ट लाती है। लेकिन आंट यू की फ्रेंड्स आंट माँ और आंट मैग फिर से उसकी बेइज्जती करने लगती है। वो कहती है, आंट यू को सिंपल कलर्स पसंद है, पैटर्न वाले नहीं। फिर वो जुयान को सबक देने लगती है कि अच्छे कश्मीरी स्कार्फ की पहचान कैसे की जाती है, ये जताते हुए कि जुयान ने जो गिफ्ट दिया है वो हाई क्वालिटी नहीं है। आंट माँ और आंट मेंग के तानों के बाद आंट यू भी उस गिफ्ट को सीधे रिजेक्ट कर देती हैं। वो कहती है, ये रंग मेरी गोरी स्किन पर अच्छा लगेगा, तुम इसे अपने पास ही रख लो। ये कहकर वो अपने डॉग के साथ खेलने लग जाती हैं। जब वो जा रही होती हैं तो अपनी एक दोस्त से कहती है, जुयान का टेस्ट किसी भी चीज में अच्छा नहीं है, इसलिए हामिंग की शादी के फैसले में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये सब सुनकर जुयान का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप खड़ी रहती है, अंदर से दुख और अपमान से भरी हुई। अगले सीन में जुयान आंट यू की नौकरानी सिस्टर हुई के साथ सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही होती है। सिस्टर हुई उसकी तारीफ करती है, कहती है कि जुयान बहुत दयालु और सच्ची है और दिखावा बिल्कुल नहीं करती। वो ये भी बताती है कि आंट यू और उनकी सहेलियां जुयान का बहुत ख्याल रखती है। ये सुनकर जुयान थोड़ी असहज महसूस करती है। सिस्टर हुई धीरे से कहती है कि आंट यू की फ्रेंड्स आंट माँ और आंट मैंग बहुत चालाक है और उनका आंट यू पर ज्यादा इन्फ्लुएंस है। वो बताती है कि उन्होंने पहले भी हार्मिंग के लिए एक लड़की को मनगढ़ंत कारणों से रिजेक्ट करवा दिया था। ये सुनकर जुयान समझ जाती है कि अगर उसे हार्मिंग से शादी करनी है तो उसे इन औरतों का दिल जीतना ही होगा। वो तुरंत सिस्टर हुई के लिए महंगी चेरीज खरीदती है ताकि वो उसकी तरफदार बनी रहे। जुयान फैसला करती है कि अब उसे खुद ही पहल करनी होगी, इस परिवार और उनके सोशल सर्कल में अपनी जगह बनाने के लिए। अगला सीन, जुयान आंट यू और उनकी सहेलियों के साथ टेनिस खेलने जाती है। उसे टेनिस खेलना नहीं आता, इसलिए वो बॉल्स उठाती है, सबको पानी पिलाती है और हर चीज में मदद करने की कोशिश करती है। आंट यू की सहेलियां बात करते हुए कहती है कि जुयान के माता पिता विदेश में प्रोफेसर हैं, इसलिए वो इतनी समझदार और शांत स्वभाव की लगती है। वो कहती है कि जुयान एक गंभीर सोच वाली लड़की है। एक दोस्त सुन मेलिंग जुयान से कहती है कि उसे हर वक्त इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त टेनिस कोर्ट पर एक प्रभावशाली औरत मिस क्वान आती है। सब औरतें उनके आसपास जमा हो जाती है और उनकी तारीफ करने लगती है। वो उनके पति के बिजनेस के बारे में बात करती है और किसी तरह उनके जरिए अपने काम निकलवाने की कोशिश करती है। आंट यू की फ्रेंड्स जुयान को बताती हैं कि मिस क्वान बहुत पावरफुल और हाई स्टेट्स लेडी है। वो कहती है कि मिस क्वान ब्लू फर्न कैपिटल की डायरेक्टर है और मिस्टर झाओ की पत्नी, जो एक बड़े बिजनेस टाइकून है, वो घमंडी भी है और आसानी से किसी से मिलती नहीं। अगले सीन में जुयान को पता चलता है कि मिस क्वान को कुनक्यू ओपेरा, एक चीनी क्लासिकल डांस फॉर्म का शौक है। अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए जुयान तय करती है कि वो कुनक्यू ओपेरा सीखेगी। वो दिन रात प्रैक्टिस करती है, इतनी मेहनत कि उसके हाथ में टेंडिनाइटिस हो जाता है। एक दिन प्रैक्टिस के बाद वो अपनी नानी से वीडियो कॉल करती है। उसकी नानी उसे सेहत का ध्यान रखने को कहती है, लेकिन जुयान वादा करती है कि काम पूरा होते ही वो उनसे मिलने ज़रूर आएगी।
वो पूरेज़्बे और लगन से ओपेरा की प्रैक्टिस करती रहती है। एक दिन डांसर क्लास में जुयान की मुलाकात मिस क्वान से होती है। मिस क्वान उसके प्रदर्शन की तारीफ करती हैं। जुयान बताती है कि उसे बचपन से ही ओपेरा का शौक है। मिस क्वान प्रभावित होकर कहती हैं कि वो एक कुन की ओपी ओपेरा प्रतियोगिता आयोजित कर रही है और जुयान को पर्सनली उसमें परफॉर्म करने के लिए आमंत्रित करती हैं। मैं जुयांत मान जाती है और सुश्री कुआन को डांस सिखाने में मदद करती है। बातचीत के दौरान जुयान को सुश्री कुआ का एक फ़ोन कॉल सुनाई देता है, जिसमें वह अपने बच्चे के लिए राइन इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन की बात कर रही होती है, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिल रही होती। ये सुनकर जुयान को एक और मौका मिल जाता है। अगले दृश्य में जुयान अपने टीवी शो फैमिली फीस्ट का फॉर्मेट बदलने का फैसला करती है। वह अपने डायरेक्टर मिस्टर झो को एक नया प्रस्ताव देती है कि वह अब मशहूर हस्तियों की बजाय अलग-अलग क्षेत्रों की प्रभावशाली महिलाओं को मेहमान के रूप में बुलाना चाहती है। उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर सुश्री कुआन का नाम होता है। जुयान डायरेक्टर से कहती है कि अगर वह इन मेहमानों को लाने में सफल रहती है, तो उसे शो की होस्ट बना दिया जाए। डायरेक्टर उसकी बात मान जाते हैं। इसके बाद जुयान सुश्री कुआन से मिलती है और उन्हें अपने शो में आने के लिए मना लेती है। वह उन्हें ये लालच देती है कि शो में राइन इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर भी आएंगी, और जिससे सुश्री कुआन का काम आसान हो जाएगा। जुयान यह भी वादा करती है कि वह सुश्री कुआन की ओपेरा प्रतियोगिता को मुफ्त में होस्ट करेगी। आगे जुयान का नया शो एक बड़ी सफलता बन जाता है। सभी मेहमान, जिनमें सुश्री कुआन, सन मेलिंग, आंटी यू की दोस्त और स्कूल की डायरेक्टर शामिल हैं, शो का भरपूर आनंद लेते हैं। शो के दौरान वे खाना बनाते हैं, हंसी मजाक करते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं। जुयान चतुराई से सबको एक दूसरे से मिलवाती है और सबका काम बना देती है। शो के बाद आंटी यू की सहेलियां आंटी माँ और आंटी मेंग भी शो में आने के लिए उत्साहित हो जाती हैं। जुयान श्रेय आंटी यू को देती है, जिससे आंटी यू भी उससे प्रभावित हो जाती हैं। अंत में आंटी यू जुयान को सलाह देती है कि उसे कभी अपनी किस्मत बदलने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने पास जो है उसी का सही उपयोग करना चाहिए। जुयान की सफलता से उसका डायरेक्टर बहुत खुश होता है और उसे शो की स्थायी होस्ट बना देता है। जुयान अपनी दोस्त हुआन की आर्थिक मदद भी करती है, जिसके पिता अस्पताल में भर्ती है। शो की पुरानी होस्ट सन सिवेई मेकअप रूम में आकर जुयान से झगड़ा करती है और ताना मारती है कि उसने ये सब अपने अमीर बॉयफ्रेंड की वजह से हासिल किया है। जुयान उसे करारा जवाब देती है। बाद में ऑफिस के कुछ लोग उसकी पीठ पीछे बातें करते हैं और उसके पारिवारिक बैकग्राउंड पर सवाल उठाते हैं। रात में जब जुयान ऑफिस में अकेली काम कर रही होती है, तो हाओमिंग वहां आता है। वह उसे होस्ट बनने की बधाई देता है और तोहफे में एक सुंदर मोतियों का हार देता है। जुयान कहती है कि उसका अगला लक्ष्य न्यूज़ एंकर बनना है। हाओमिंग उसे पूरा समर्थन देता है और कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि वह जो चाहे हासिल कर लेगी। जुयान सोचती है कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा है, गलत, लेकिन एक झूठ के सहारे जीना उसे घुटन महसूस करा रहा है। उसे लगता है कि वह खुद को धोखा दे रही है। दूसरी ओर आंटी यू और सब लोग टीवी पर खबर देख रहे होते हैं, जिसमें जुयान, जिसका असली नाम कियाओ यान है, के पिता कियानबिन एक प्रोजेक्ट के उद्घाटन में इन उद्घाटन व्यापारी प्रतिनिधि के तौर पर भाषण दे रहे होते हैं। ये देखकर हमारी नायिका थोड़ी बेचैन हो जाती है। आगे हाओमिंग के पिता पिता जुयान से पूछते हैं कि क्या वह शांगशी के ड्यून काउंटी से है। जुयान बताती है कि उसकी दादी वहीं के यूनलाई गांव से थीं। ये सुनकर हाओमिंग के पिता थोड़ा हैरान हो जाते हैं। खबर खत्म होने के बाद हाओमिंग अपने पिता से पुराने शहर के नवीनीकरण प्रोजेक्ट पर बात करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक देती है। वह अपने पोते हाओचेन को टीवी के पास से हटाती है। यह दिखाता है कि परिवार में तनाव है और वह हाओमिंग को उसके पिता के बिजनेस से दूर रखना चाहती है। अब दृश्य ड्यून काउंटी का है, जहां जुयान का असली घर है। वहां उसके माता पिता और बड़ी बहन कियाओ लिन रहते हैं। उसकी माँ याजियन अपने पति से खाने के लिए कहती है। पड़ोस की एक औरत उनकी तारीफ करती है कि क्या जियानबिन अब टीवी पर भी आने लगे हैं। बातचीत में पता चलता है कि कियाओ यान, जिसे वे अपनी छोटी बेटी के रूप में जानते हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं रखती, बस छुट्टियों में एक मैसेज भेज देती है। वे अपनी बड़ी बेटी कियाओ लिन को ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वह उनके साथ रहती है।
ये भी पता चलता है कि कियाओलिन की जल्द ही एक बैंकर से शादी होने वाली है। कियाओलिन अपने काम की जगह पर है, जहां एक ग्राहक जो एक फर्टिलाइजर कारखाने में काम करता है, उससे बदतमीजी करता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। कियाओलिन गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद दोनों में झगड़ा हो जाता है। अगला दृश्य पुलिस स्टेशन का है, जो दिखाता है कि मामला बढ़ गया है। फिर दृश्य कियाओलिन के घर का है, तेतुनगी नभार हैंड्रेड में, जहां उसका मंगेतर लिंता और उसकी मां मौजूद है। लिंताओ की मां कियाओलिन पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि वह बार बार पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वह कहती है कि इससे उसके बेटे के बैंक करियर पर बड़ा असर पड़ेगा। वह कियाओलिन को ताना मारती है कि वह उनके बेटे के लायक नहीं है और उसका भविष्य बर्बाद कर रही है। इस अपमान से तंग आकर कियाओलिन शादी के खर्चों का पूरा हिसाब देती है और बचे हुए पैसे लिंताओ को लौटाकर रिश्ता तोड़ देती है। कियाओलिन घर पर अकेली और दुखी है। वह अपनी बहन कियाओयान को मैसेज करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या लिन ताओ के परिवार ने कुछ कहा है। वह ये भी बताते हैं कि उन्होंने शादी के लिए मिले पैसे अपनी नई दुकान सुधारने में लगा दिए हैं। कियाओ लिन अपने पिता को बताती है कि वह काम के सिलसिले में जिंगजोऊ जा रही है। उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि उसे अपने मंगेतर को बताकर जाना चाहिए और अपनी बहन की तरह नहीं बनना चाहिए, जो परिवार से कोई वास्ता नहीं रखती। दृश्य फिर जिंगजो में जुयान के ऑफिस का है। काम खत्म होने के बाद जब वह बाहर निकलती है, तो अचानक उसकी बड़ी बहन कियाओ लिन वहां आ जाती है। कियाओ लिन उसे बताती है कि उसने शादी तोड़ दी है और अब अपनी किस्मत आजमाने के लिए बड़े शहर आई है। वह जुयान के घर पर रुकने की बात कहती है। तभी वहां जुयान को लेने के लिए हाओमिंग आ जाता है। अपनी असलियत छिपाने के लिए जुयान घबराकर हाओमिंग से झूठ बोलती है कि कियाओ लिन उसकी चचेरी बहन है। हाओमिंग उन दोनों को डिनर के लिए बुलाता है, लेकिन जुयान कोई बहाना बनाकर उसे भेज देती है। क्या चल बिना कुछ बदले या छोड़े जुयान अपनी बहन को एक होटल में ले जाती है। कियाओलिन उससे पूछती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से झूठ क्यों बोला कि वह उसकी चचेरी बहन है। इस पर जुयान एक चौंकाने वाला सच बताती है। वह कहती है कि उसने अपना नाम कियाओ यान से बदलकर जुयान रख लिया है और अब उसका उपनाम जू है, कियाओ नहीं। वह कहती है कि उसका एकमात्र परिवार उसकी दादी है। वह अपनी बहन से साफ-साफ कह देती है कि वह उसकी देखभाल करने के लिए बाध्य नहीं है और उसे जल्द से जल्द घर लौट जाना चाहिए। यह सुनकर कियाओ लिन टूट जाती है और उसे हृदयहीन कहती है। जुयान अपनी बहन के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करती है और लिखती है, तुम्हारी हृदयहीन बहन की कीमत। इसके बाद दृश्य जो यानी कि यानी कि बचपन और किशोरावस्था की दर्दनाक यादों को दिखाता है। बचपन में बच्चे उसे जंगली बच्ची कहकर चिढ़ाते थे क्योंकि माता-पिता उसके साथ नहीं रहते थे। उसकी बड़ी बहन कियाओलिन हमेशा उसे बचाती थी। उसके माता-पिता उसे स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए वापस ले जाते हैं। दादी बताती हैं कि यान को जन्म से दिल की बीमारी थी और उसके माता-पिता ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वे एक लड़का चाहते थे और उसके इलाज का खर्चन ही उठा सकते थे। एक रात घर में गैस लीक हो जाती है। क्योंकि उसकी माँ गैस बंद करना भूल जाती है, वह बेहोश हो जाती है। जब माता-पिता लौटते हैं तो सारा दोष छोटी की याओयान पर डाल देते हैं और उसे पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। इस घटना के बाद सारात्यान और प्यार बड़ी बेटी कियाओ लिन पर लौट जाता है और कियाओयान को पूरी तरह हंजर अंदाज कर दिया जाता है। उसका जन्मदिन भी भूल जाते हैं। आगे चलकर कियाओ में बहुत अच्छी होती है और टॉप कॉलेज में जा सकती है। लेकिन उसके पिता स्कूल जाकर उसका नाम कॉलेज की परीक्षा से कटवा देते हैं। जब वह लौटकर कारण पूछती है तो पिता कहते हैं कि वे गरीब हैं और दोनों बेटियों की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए उन्होंने बड़ी बेटी को पढ़ाने का फैसला किया है। कियाओ यान टूट जाती है और अपने माता पिता से पूछती है, आप हमेशा मेरे साथ भेदभाव क्यों करते हैं? क्या मैं आपकी अपनी बेटी नहीं हूं? इस पर उसकी मां ठंडे स्वर में कहती है, तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। ये उसके लिए अंतिम चोट होती है। फ्लैशबैक समाप्त होता है और दिखाया जाता है कि उस भयानक दिन के बाद कियाओ यान बारिश में भीगते हुए अपनी दादी के घर चली गई थी, जिन्होंने हमेशा उसे सहारा दिया था। वर्तमान में ना जुयान उदास होती है, तभी उसे हाओमिंग का फोन आता है। वह उसे अपने स्टूडियो बुलाता है। वहां एक 60 वर्ष पुराना अगावे का पौधा होता है, जिसमें फूल खिलने वाला होता है। हाओमिंग उसे बताता है कि यह पौधा अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार खिलता है और फिर मर जाता है। जुयान को यह बहुत दयनीय लगता है, पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद केवल एक पल की खुशी मिलती है। लेकिन हाओमिंग उसे एक अलग नजरिया देता है। वह कहता है, खिलने से ही वह अपने बीज फैला पाता है
और उसकी विरासत आगे बढ़ती है, बिल्कुल इंसानों की तरह है, जो प्यार करते हैं और अपने बच्चों के ज़रिए ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। फिर वह जुयान से अपने प्यार का इज़हार करते हुए कहता है, तुमसे मिलना और तुम्हारे साथ होना मेरे जीवन का सबसे कीमती पल है। इसके लिए मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूँ और मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। वह जुयान की आंखों में देखकर पूछता है, और तुम? क्या? जुयान मुस्कुराकर कहती है कि उसे पछतावा है कि उसने अगले महीने शादी करने का फैसला किया। उसे उसे ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। आगे जुयान अपनी बहन कियाओ लिन का संदेश पढ़ती है, जिसमें लिन लिखती है कि वह होटल से जा रही है और उसे अकेला छोड़ दे। अगले दिन हाओमिंग जुयान से उसकी चचेरी बहन के बारे में पूछता है, क्योंकि उसने जुयान के फ़ोन पर लिन के भेजे गुस्से भरे संदेश देख लिए थे। हाओमिंग पूछता है कि क्या उसे शादी में बुलाना चाहिए, तो जुयान घबरा जाती है और झूठ बोलती है कि वह बहुत दूर की रिश्तेदार है और वे ज़्यादा करीब नहीं है, सुबह इसलिए उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। हाओमिंग को जुयान का फ़ोन मिलता है, जिस पर उसकी बहन कियाओलिन का संदेश आता है, बुरी बहन, बुरी जुयान, मुझे तुमसे मतलब नहीं है। जुयान ये संदेश देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन हाओमिंग के सामने कुछ भी जाहिर नहीं करती। आगे का दृश्य, कियाओ लिन अपने मंगेतर लिन ताओ के माफी वाले संदेश को ठुकरा देती है। इसके बाद लिन ताओ कियाओ लिन के माता पिता की दुकान पर जाता है और उन्हें बताता है कि उनका रिश्ता टूट गया है। ये सुनकर वे हैरान रह जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि लिन जिंगजाओ ट्रेनिंग के लिए गई है। लेकिन जब वे कॉल करते हैं तो फोन नहीं लगता। दोनों चिंतित हो जाते हैं और खुद शहर जाने का निर्णय करते हैं। इधर जूयान अपने नकली माता पिता को एक कपड़े की तस्वीर दिखाती है जिसे उसे कल पहनना है। अगले दिन जूयान, हाओमिंग की माँ और पूरा परिवार शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं और बागीचे में घूम रहे होते हैं। उधर उसके असली माता पिता अपनी बेटी से मिलने आते हैं, लेकिन जब वे कियाओ लिन को फोन लगाते हैं तो फोन नहीं लगता। तब वे सोचते हैं कि अपनी दूसरी बेटी को कॉल करें, मगर वह भी उनका कॉल काट देती है। तभी जब वे बागीचे में घूम रहे होते हैं, उसी रास्ते पर जू यान के माता पिता उनसे टकरा जाते हैं। यह दृश्य बेहद तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वे जू यान को देखते हैं, उसके पिता उसे उसके असली नाम कियाओ यान से पुकारते हैं। यह सुनकर हाओमिंग की मां चौंक जाती है। वह सवाल करती है, अगर ये असली माता पिता है तो पहले वाले कौन थे? जूयान का सबसे बड़ा झूठ सबके सामने आ जाता है। हामिंग की मां यूलन गुस्से में जूयान को धोखेबाज और मैनिपुलेटिव कहती है। वह इस शादी को तुरंत तोड़ देती है और हामिंग को अपने साथ ले जाती है। जूयान पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ जूयान का भ्रम था। वह गहरे सदमे में थी। अपने माता पिता को देखकर वह हिल गई थी। इसके बाद हामिंग और उसकी मां पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? जूयान मुस्कुराकर कहती है, मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से वह बेहद घबराई होती है। हाओमिंग कहता है कि उसे मीटिंग में जाना है, तो जूयान उसे छोड़ने जाती है। हाओमिंग के जाने के बाद वह अपने असली माता पिता से मिलने जाती है। वे पूछते हैं कि वह हैंडसम लड़का कौन था। तभी वहां पर जूयान के नकली माता पिता भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर असली माता पिता पूछते हैं, तुम दोनों कौन हो? तो वे झूठ बोलते हैं कि वे शादी कराने वाली कंपनी से हैं और बताते हैं कि उनकी बेटी की शादी हो रही है। यह सुनकर असली माता पिता हैरान रह जाते हैं। वे पूछते हैं कि इतनी बड़ी बात उसने उनसे पूछी क्यों नहीं? उसकी माँ कहती है, एक बेटी ने अचानक सगाई तोड़ दी और तुम अचानक शादी कर रही हो। क्या तुम अब भी हमें माँ बाप मानती हो? जूयान जूयान ठंडे स्वर में जवाब देती है, मैं शादी कर रही हूँ, लेकिन आपको नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी दादी को ही अपना परिवार मानती हूँ। यह सुनकर उसका पिता गुस्से में कहता है, अब तुम मेरी बेटी नहीं रही। इसके बाद वो अपनी बड़ी बेटी कियाओ लिन को खोजने निकल जाते हैं। अगला दृश्य कियाओ लिन के शेयरिंग अपार्टमेंट का है। उसके माता पिता वहां पहुंचते हैं और उसकी हालत देखकर दुखी हो जाते हैं। वे उसे घर लौट आने के लिए कहते हैं। बातों बातों में पुरानी बातें निकल आती हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है। जब कियाओ लिन अपनी बहन की शादी की बात करती है, तो पिता गुस्से में कहते हैं कि वे उस शादी में नहीं जाएंगे। आगे कियाओ लिन अपनी बहन जू यान को फोन करती है और कहती है कि वह परिवार से सुलह कर ले, लेकिन जू यान मना कर देती है। तभी जू यान के नकली माता पिता उसके घर पहुंच जाते हैं।
और उसी वक्त उसके असली माता पिता भी वहां आ जाते हैं। स्थिति को संभालने के लिए नकली माता पिता असली माता पिता से झूठ बोलते हैं कि वे विदेश में प्रोफेसर है और वही जूयान के असली माँ बाप हैं। बाद में कियाओ लिन अपनी बहन जूयान से मिलती है। वह उससे उस क्यूट के बारे में बात करती है और पूछती है कि वह शेन परिवार से झूठ क्यों बोल रही है। जुयान अपनी मजबूरी बताती है। हाओमिंग की माँ मेरे साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि को कभी स्वीकार नहीं करेगी। वह कहती है, हाओमिंग ही एकमात्र इंसान है जिसने मुझे सच्चा प्यार दिया है। क्याओलिन पूछती है, क्या तुम सच में हाओमिंग से प्यार करती हो या सिर्फ पैसे और सुविधा के लिए ये सब कर रही हो? इस पर जुयान जवाब देती है, मुझे करियर और प्यार दोनों चाहिए। ये एक जुआ है, या तो मैं सब कुछ पालूंगी या सब कुछ खो दूंगी। उसकी बातें सुनकर कियाओलिन निराश हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हें इस गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकती। अगला दृश्य हाओमिंग का है। वह जू यान को फोन करता है। वह शादी के मेहमानों की सूची देख रहा होता है और पूछता है, तुम्हारी तरफ से सिर्फ 4 लोग ही क्यों हैं? तुम्हारे नकली माता पिता हुआन हुन और मिस्टर जो। जुयान फिर झूठ बोलती है। वह बहाना बनाती है, मेरे माता पिता विदेश में रहते हैं और मैं रिश्तेदारों को परेशान नहीं करना चाहती। कहीं उन्हें लगे कि मैं उन्हें तोहफे के पैसों के लिए बुला रही हूं। हाओमिंग उसकी दादी से मिलने की इच्छा जताता है और कहता है कि उसे जल्द जिंगजाओ ले आए। जुयान कहती है कि वह अपनी दादी के साथ अकेले कुछ वक्त बिताना चाहती है और अगर हाओमिंग साथ गया तो वह खुलकर बात नहीं कर पाएगी। हाओमिंग, जो उस पर पूरा भरोसा करता है, एन बात मान जाता है। आगे जुयान को उसकी असली मां का फोन आता है। मां कहती है कि उन्होंने और पिता ने फैसला किया है कि वे उसकी शादी में आना चाहते हैं क्योंकि आखिर वह उनकी बेटी है। जुयान बिना कोई भावना दिखाए ठंडे स्वर में कहती है, समझ गई, अलविदा, और फोन काट देती है। उसके तुरंत बाद वह अपने फोन से मां का नंबर भी डिलीट कर देती है। यह दिखाता है कि वह अपने अतीत से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। आगे जुयान अपनी दादी से मिलने गांव जाती है। दोनों के बीच प्यार और अपनापन भरा रिश्ता दिखाया जाता है। जुयान बताती है कि वह अगले महीने शादी कर रही है। दादी खुश होती हैं इस पर, लेकिन साथ ही यह भी समझ जाती हैं कि जुयान किसी बात से भीतर ही भीतर परेशान है। जुयान बताती है कि उसके माता पिता जिंगजाओ आए थे और वह उन्हें अपनी शादी में नहीं बुलाना चाहती। दादी अपनी पोती को परेशान देखकर और उसके खास दिन पर कोई झगड़ा न हो, यह सोचकर एक बड़ा त्याग करती है। वह कहती है कि अब वह बूढ़ी हो गई है, पैरों में सूजन रहती है और इतना दूर सफर करना मुश्किल होगा। वह कहती है कि वह शादी में नहीं आएंगी, बस जुयानशान शादी की एक फोटो भेज दे, उसे देखकर ही वह खुश हो जाएंगी। बाद में जुयान अकेले में रोती है। दादी उसे दिलासा देती हैं और कहती हैं कि बचपन से मैं तेरे लिए मीठा जैम इसलिए बनाती हूँ ताकि तेरी जिंदगी में हमेशा मिठास बनी रहे। जुयान अपनी दादी से वादा करती है कि वह उन्हें जिंगजाओ ले जाकर एक अच्छी जिंदगी देगी। आगे ये पूरा दृश्य एक फ्लैशबैक में बदल जाता है, जो जुयान के संघर्ष के दिनों को दिखाता है। घर छोड़ने के बाद वह अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए कई पार्ट टाइम नौकरियां करती है। रेस्टोरेंट में वेटरेस, सुपरमार्केट में दूध बेचना और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। इन सब के बीच वह अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती है और अपनी दादी को चिट्ठियां लिखकर वादा करती है कि एक दिन बहुत पैसे कमाएगी और उनका ख्याल रखेगी। आखिर उसकी मेहनत रंग लाती है और उसे जिंगजाओ की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता है। यह देखकर उसकी दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। यह फ्लैशबैक दिखाता है कि जुयान ने अपनी जिंदगी बनाने के लिए कितनी मेहनत की है और उसकी सफलता के पीछे कितना दर्द और संघर्ष छुपा है। फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी वर्तमान में लौट आती है। हाओमिंग अपने ऑफिस में एक मीटिंग ले रहा होता है जहां एक नई कर्मचारी फांगले एक प्रोजेक्ट की रिस्क रिपोर्ट पेश करती है। वह बेहद काबिल और आत्मविश्वास से भरी होती है। मीटिंग के बाद फांगले हाओमिंग से अकेले मिलती है। उनकी बातों से पता चलता है कि वे दोनों कॉलेज के दोस्त रहे हैं। फांगले मजाक में पूछती है कि क्या हाओमिंग उसे कंपनी में वापस देखकर खुश है। वह एक पुरानी याद दिलाती है जब कॉलेज में हाओमिंग ने अपनी जीती हुई जैकेट उसे दे दी थी क्योंकि वह उसे पसंद थी। फांगले कहती है, जब तुम लंदन गए थे तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं और ग्रेजुएशन के बाद वापस आ जाऊं। अब मैं आ गई हूं। उसकी बातों और अंदाज से साफ झलकता है कि वह हाओमिंग को पसंद करती है और उनके बीच एक गहरा रिश्ता रहा है।
एक तरफ जूयान अपने झूठ और अतीत से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ हाओमिंग की जिंदगी में उसकी पुरानी दोस्त वापस आ गई है, जो उनके रिश्ते के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। आगे ये सब जूयान कमरे के बाहर से देख लेती है और उदास हो जाती है। वह हाओमिंग को मैसेज करती है कि वह नीचे इंतजार कर रही है। इसके बाद हाओमिंग फांगले को सीधे सीधे बता देता है कि उसकी शादी होने वाली है। फांगले हैरान होकर पूछती है, किससे? हाओमिंग कहता है कि वह बाद में मिलवाएगा और उसे घर जाने के लिए कहता है। यह दिखाता है कि वह अपने रिश्ते को लेकर साफ है। यह सीन फैमिली फीस्ट शो की रिकॉर्डिंग का है। जूयान मेहमानों से पूछती है कि आज क्या बनाएं। तभी एक मेहमान जो फांगले होती है जवाब देती है, कच्चा साग। जूयान उसे पहचान लेती है कि वह जिंगड़ा ग्रुप से है और वे कंपनी में पहले भी मिल चुकी है। जूयान अपना परिचय देती है। फांगले मुस्कुराकर कहती है, मैं शेन हाओमिंग की मंगेतर हूँ। यह सुनकर जूयान स्तब्ध रह जाती है। आगे शो के बाद जूयान फांगले को डिनर पर ले जाती है। डिनर के दौरान फांगले जानबूझकर हाओमिंग के साथ अपनी पुरानी दोस्ती और यादें याद करती है कि कैसे लंदन में हाओमिंग उसका ख्याल रखता था और अब भी उसकी मदद कर रहा है। जूयान ये दिखाने की कोशिश करती है कि यह सब एक भाई बहन जैसे रिश्ते की तरह है, लेकिन फांगले बात को आगे बढ़ाते हुए पूछती है, क्या मैं तुम्हारी ब्राइड्समेड बन सकती हूँ? जूयान, जो पहले से ही असहज महसूस कर रही होती है, मना नहीं कर पाती और कह देती है, ठीक है। अगला दृश्य शादी का है। वह और हाओमिंग मंडप में है। दोनों एक दूसरे को अंगूठियां पहनाते हैं, एक दूसरे को चूमते हैं और बहुत खुश नजर आते हैं। मेहमान उन पर फूल बरसा रहे होते हैं। यह सपना जू यान की सबसे बड़ी इच्छा को दिखाता है, जिसके लिए वह इतना सब कुछ कर रही है। सपने में शादी के बाद जू यान और हाओमिंग मेहमानों का स्वागत कर रहे होते हैं। एक अधेड़ उम्र का जोड़ा उसे पहचान लेता है और उसे जियाजिया की सहपाठी उसे रोयान कहकर बुलाती है। ये सुनकर जू यान घबरा जाती है, क्योंकि यह उसके उस अतीत से जुड़ा है जिसे वह छिपा रही है। वह बहाना बनाती है कि वे उसके कॉलेज के सहपाठी के माता-पिता हैं। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब उसके नकली माता-पिता उन असली लोगों से मिलते हैं। बातचीत में जुयान के नकली पिता आर्किटेक्चर के बारे में झूठ बोलते हैं और हाओमिंग के असली पिता जो उसी क्षेत्र से हैं, लगभग उनका झूठ पकड़ लेते हैं। तभी एक वेटर गलती से उस मेहमान पर ड्रिंक गिरा देता है और इस हंगामे का फायदा उठाकर जुयान उन्हें वहां से भेज देती है, जिससे उसका झूठ उजागर होने से बच जाता है। शादी के बाद सभी लोग जा चुके होते हैं, लेकिन फांगले हाओमिंग की शादी देखकर बहुत दुखी और परेशान है और वह बहुत ज्यादा शराब पी लेती है। नशे की हालत में फांगले पार्टी से निकलकर अकेले होटल के इन्फिनिटी पूल पर चली जाती है। वह भावनात्मक रूप से बहुत टूटी हुई महसूस कर रही होती है। पूल के पास वह अपनी एक तस्वीर खींचती है और उसे हाओमिंग को संबोधित करते हुए वीचैट मोमेंट्स पर एक बहुत ही परेशान करने वाले कैप्शन के साथ अपलोड करती है। क्या तुम्हें लगता है कि नशे में लोग आसानी से डूब जाते हैं? ये एक तरह से मदद के लिए पुकार थी और यह जताने का तरीका था कि वह बहुत दुखी है और शायद कोई गलत कदम उठा सकती है। आगे हाओमिंग और जुयान पार्टी के बाद अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी हाओमिंग अपने फोन पर फांगले का यह पोस्ट देखता है। तस्वीर और उसका खतरनाक का कैप्शन देखकर वह चिंतित हो जाता है। अपनी पुरानी दोस्ती और जिम्मेदारी के कारण उसे डर लगता है कि इन शे में फांगले सच में खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले। हाओमिंग तुरंत उसे ढूंढने के लिए पूल की तरफ भागता है। यही फोटो वह कारण बनती है जिससे उसे पता चलता है कि फांगले पूल में है और अकेलिंग फांगले से कहता है कि वह बाहर आ जाए, क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। लेकिन फांगले बाहर आने से मना कर देती है और कहती है कि वह बस थोड़ी देर शांति चाहती है। वह भावनात्मक अंदाज में कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं अपनी बहन की तरह डूब जाऊंगी? ठीक उसी समय जू यान भी वहां पहुंच जाती है। वह छिपकर यह सब देख रही होती है। ये उसके सपने का वही हिस्सा है जहां उसका सबसे बड़ा डर, यानी फांगले और हाओमिंग का करीबी रिश्ता, सच होता दिख रहा है। आगे हाओमिंग को अपनी तरफ ध्यान दे देख देख फांगले एन अपने दिल की बात कह देती है। वह सीधे सीधे कहती है, शेन हाओमिंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद वह जूयान पर निशाना साधती है, ये जानते हुए भी कि वह शायद सब सुन रही है। वह जूयान को एक चालबाज और भोली दिखने वाली लड़की कहती है। वह हाओमिंग से सवाल करती है कि वह जूयान जैसी लड़की से शादी क्यों कर रहा है, जो पहली ही मुलाकात में उनके रिश्ते की गहराई जानने की कोशिश कर रही थी। उसका मकसद हाओमिंग के मन में जूयान के लिए शक पैदा करना था।
फांगले के इस प्यार के इजहार और ड्रामे का हाओ मिंग पर कोई असर नहीं होता। वह बहुत स्पष्ट और दृढ़ रहता है। वह फांगले को सीधा जवाब देता है, मैं अब शादीशुदा हूँ। वह उसे डांटते हुए कहता है कि यह नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह कहता है कि जब उसका नशा उतर जाए तो वह घर चली जाए। हाओमिंग का ये दृढ़ जवाब दिखाता है कि वह जूयान के प्रति पूरी तरह वफादार है और फांग ले की चालों में आने वाला नहीं है। हाओमिंग का ये जवाब ही उस बुरे सपने का अंत होता है। भले ही ये जूयान का सबसे डरावना सपना था, लेकिन सपने में भी हाओमिंग ने उसी का साथ दिया। अगली सुबह जूयान और हाओमिंग अपने हनीमून के लिए एयरपोर्ट पर होते हैं। तभी वहां फांगले उन्हें विदा करने आ जाती है। वह जूयान को ताना मारते हुए कहती है कि हाओमिंग उसे लंदन में जिन जिन जगहों पर ले गया था उनकी एक लिस्ट बनाकर उसे भेज दे। इसके अलावा वह जूयान को पिछली रात की घटना याद दिलाते हुए कहती है कि पीने के बाद पूल में नहीं जाना चाहिए, डूबने का खतरा होता है। ये सब कहकर वह जूयान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है। जूयान और हाओमिंग अपने हनीमून से लौटकर ऑफिस आते हैं और सबके लिए तोहफे लाते हैं। उन्हें पता चलता है कि फांगले अब उनकी ही कंपनी के कानूनी सलाहकार हान वेपिंग को डेट कर रही है, जिससे वह शादी में मिली थी। तभी हाओ मिंग जुयान को बताता है कि उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली है ताकि वे दोनों साथ में उसकी दादी से मिलने जा सके। जुयान ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वह हाओ मिंग को अपनी दादी के घर की असलियत से दूर रखना चाहती थी, लेकिन अब वह मना नहीं कर पाती। आगे जुयान और हाओ मिंग दादी के गांव पहुंचते हैं। दादी दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और हाओ मिंग का प्यार से स्वागत करती हैं। हाओ मिंग भी दादी का बहुत सम्मान करता है और उनके लिए सेहत से जुड़ी चीजों के तोहफे लाता है। माहौल बहुत खुशगवार हो जाता है। बातों बातों में हाओ मिंग दादी से जुयान के माता बातों बातों में हाओ मिंग दादी से जुयान के माता पिता के बारे में पूछ लेता है। जुयान तुरंत बात बदल देती है और उनकी शादी की तस्वीर दीवार पर टांगने लगती है ताकि ये राज न खुल जाए। आगे रात में जब जुयान अपनी दादी के साथ सो रही होती है, तो दादी उसे बता उसके पिता के फेफड़ों में ट्यूमर है। हालांकि यह अभी खतरनाक नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। दादी जुयान से कहती हैं कि उसे अपने पिता से जाकर मिलना चाहिए। अगली सुबह जब हाओमिंग और दादी बाजार जा रहे होते हैं, तो दादी रास्ते में हाओमिंग से एक वादा लेती है। वह कहती है कि जुयान में कुछ बुरी आदतें हो सकती हैं, लेकिन अगर वह कोई गलती करे तो हाओमिंग उसे माफ कर दे और उसे सुधारने का मौका दे। हाओमिंग, जो असली सच्चाई से अनजान है, तुरंत वादा कर लेता है। इसके बाद गांव से लौटते समय जुयान चुपके से अपने पिता के इलाज के लिए पैसे ट्रांसफर करती है, जिससे ये पता चलता है कि वह अब भी उनकी परवाह करती है। इसके बाद हाओमिंग जुयान को एक खूबसूरत लेकिन पुराने पारंपरिक घर में ले जाता है। वह बताता है कि उसने ये घर जुयान के लिए खरीदा है ताकि वह यहाँ अपने करियर के लिए महत्वपूर्ण लोगों से मिल सके और अपने न्यूज़ एंकर बनने के सपने को पूरा कर सके। अगला दृश्य घर के अंदर का है, जहां दरवाजे पर लगे बच्चों के पुराने कद के निशान देखकर जुयान को अपना दर्दनाक बचपन याद आ जाता है, जब उसके पिता हमेशा उसकी बड़ी बहन का कद नापते थे, लेकिन उसे कभी प्यार नहीं देते थे। वह भावुक हो जाती है। हाओमिंग, जो उसकी उदासी का कारण नहीं जानता, उसे प्यार से गले लगा लेता है। दोनों उस दीवार पर लिपस्टिक से एक निशान बनाकर अपनी नई यादों की शुरुआत करते हैं। ये एक प्यारे पल के साथ खत्म होता है, लेकिन जूयान के चेहरे पर उसके अतीत और झूठ का बोझ साफ दिखाई देता है। फिर भी हाओमिंग की इतनी परवाह देखकर वह बहुत खुश होती है और उसे किस कर लेती है। आगे दृश्य कियाओ लिन पर जाता है, जो एक मेकअप काउंटर पर काम कर रही होती है। वह एक हैंडसम लड़के को देखती है और उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लड़की आती है जो मुफ्त में मेकअप करवाने के लिए आई होती है। वह कियाओ लिन से आई शैडो और लिपस्टिक के अलग अलग शेड लगवाती है और फिर बिना कुछ खरीदे जाने लगती है। कियाओ लिन उसे रोक लेती है और कहती है कि वह एक हफ्ते से रोज शाम 5 बजे मुफ्त में मेकअप करवाने आ रही है। वह उसे ताना मारती है कि एक आईब्रो पेंसिल सिर्फ ऑक्स युआन की है, लेकिन वह भी नहीं खरीदती। लड़की बेहयाई से कहती है कि खरीदने से पहले चीज़ों को आजमाना ज़रूरी है और कंपनी ने मेकअप टेस्ट की कोई सीमा तय नहीं की है। जब कियाओ लिन उसे एक नया नियम दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि हफ्ते में 6 बार तक ही टेस्टिंग की अनुमति है,
तो लड़की कहती है कि यह नियम खास तौर पर उसके लिए बनाया गया है। वह इसे कंज्यूमर फ्रॉड बताते हुए रिपोर्ट करने की धमकी देती है और वहां से चली जाती है। आगे वही लड़की अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती है। माँ बताती है कि उसने पैसे भेज दिए हैं। लड़की अपनी माँ को समझाती है कि उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और पैसों की चिंता न करनी चाहिए क्योंकि अब वह अच्छी कमाई कर रही है। तभी वहाँ की नाती है क्योंकि दोनों का आत्मा आमने-सामने ही होता है। यह सुनकर कि आओलिन थोड़ी उदास महसूस करती है और उसके पास जाती है। वह उस लड़की को उन सभी मेकअप टेस्टर्स का एक पैकेट देती है, जिनका उसने इस्तेमाल किया था और कहती है कि अब वह घर पर ही मेकअप करे और काउंटर पर ना आए। लड़की पूछती है कि वह उसे ये सब क्यों दे रही है? इस पर कियाओ लिन कहती है कि अगर वह काउंटर पर आती रही, तो वह सिर्फ उसी की सेवा में लगी रहेगी और अपना असली काम नहीं कर पाएगी। यह दृश्य दिखाता है कि उनकी नोक-झोंक के बावजूद उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बन रहा है। आगे वह लड़की भी उसे एक छोटा-सा गिफ्ट देती है, जिससे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अगला दृश्य कियाओ लिन एक गोदाम में काम कर रही होती है। वह भारी बक्से उठा रही होती है। तभी उसका बॉस उसे एक मीटिंग के लिए बुलाता है। वह जल्दी में एक बक्सा उठाने की कोशिश करती है और उसकी कमर में चोट लग जाती है। उसका साथी उसे तुरंत अस्पताल जाने के लिए कहता है और उसका काम संभालने की जिम्मेदारी लेता है। बॉस उसे जाते हुए देखकर नाराज हो जाता है और उसे कामचोर समझता है। कैवलिन अस्पताल में अपनी बारी का इंतजार कर रही होती है। तभी उसकी एक रूममेट ग्वानगान, जो एक लाइव स्ट्रीमर है, वहाँ आती है। यह वही लड़की होती है, उसके सामने वाले कमरे में रहती है। वह केवलिन के लिए एक विशेष डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेकर आती है। ग्वानगान उसे रांड से बंधाती है और कहती है कि वे दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। कुछ देर बाद डॉक्टर यू यूमिंग उसकी कमर का इलाज करता है और उसे 3 महीने तक भारी सामान उठाने से मना करता है। यह मुलाकात उनके पुराने रिश्ते को फिर से जगा देती है। जब यूमिंग उसे देखता है तो मुस्कुराते हुए कहता, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली हो, और फिर अपना मास्क उतारता है। कैवलिन ये देखकर हैरान रह जाती है कि डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि यू यूमिंग है, जो उसका हाई स्कूल क्लासमेट था और जो उसे पस्से पसंद करता था। इसके बाद यूमिंग कैवलिन से उसके बारे में पूछता है। कैवलिन उसे हाई स्कूल का एक पुराना प्रेम पत्र दिखाती है, जो उसने यूमिंग को लिखा था लेकिन यूमिंग ने कभी पढ़ा नहीं था। यह सीन उस समय की याद दिलाता है जब कियाओ यान ने यूमिंग को बताया था कि कियाओलिन उसे पसंद करती है, लेकिन यूमिंग ने इनकार कर दिया था। यूमिंग कैवलिन से उसकी बहन कियाओयान के बारे में पूछता है। कैवलिन बहाना बना देती है कि वह बहुत व्यस्त रहती है। यूमिंग उसकी मदद करने के लिए अपनी बहन का नंबर देने को कहता है, लेकिन कैवलिन मना कर देती है। तब यूमिंग खुद ही जुयान को कॉल करता है। जुयान अस्पताल पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात यूमिंग से होती है। इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। जुयान को पता चलता है कि उसकी बहन को मामूली चोट लगी है और यूमिंग उसकी देखभाल कर रहा है। यूमिंग जुयान को बताता है कि अब वह एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। वह उसे शादी की बधाई देता है। जाते हुए यूमिंग कहता है, अब जब तुम्हारी बहन यहाँ है, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। यह दिखाता है कि वह अभी कैवलिन की परवाह करता है। अस्पताल से लौटने के बाद जू यान कैवलिन के कमरे में जाती है और उसे एक नए बेहतर अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए कहती है। कैवलिन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। जुयान कहती है कि वह नहीं चाहती कि कैवलिन फिर कोई और परेशानी खड़ी करे। वह कहती है, अगर यूमिंग मुझे फोन न करता तो मैं कभी नहीं आती। कैवलिन चिल्लाती है और उसे जाने के लिए कहती है। जुयान उसे दो विकल्प देती है, या तो वह अपने माता पिता के पास वापस चली जाए या उसके साथ चले। कैवलिन मना कर देती है, लेकिन जब जुयान बताती है कि नया अपार्टमेंट यूमिंग के बिल्कुल बगल में है, तो वह तुरंत शिफ्ट होने के लिए तैयार हो जाती है। यह दिखाता है कि वह अभी यूमिंग को पसंद करती है। अगला सीन कैवलिन के नए अपार्टमेंट का है। सुबह सुबह यूमिंग उसके दरवाजे पर आता है और उसके लिए नाश्ता लेकर आता है, क्योंकि उसे पता है कि कैवलिन घायल है। वह खाता है कि वह दोपहर के खाने का मेन्यू भी भेज देगा ताकि उसके लिए खाना ला सके। यह दिखाता है कि यूमिंग उसकी बहुत परवाह करता है। उनके बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हो रही है। सीन फिर लिंताओ के घर पर शिफ्ट होता है। उसकी माँ को पता चलता है कि केवलिन के माता पिता ने शादी के लिए दिए पैसों से एक नाई की दुकान खरीद ली है। वह बहुत गुस्सा होती है और लिंताओ पर पैसे वापस लाने का दबाव डालती है,
लिंताओ केवलिन को मैसेज भेजकर समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह अब भी उसे पसंद करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि केवलिन ने उसे हर जगह से ब्लॉक दिया है। यह देखकर लिंताओ और परेशान होता है। वह केवलिन को ढूंढने के लिए जुयान के ऑफिस यानी टीवी स्टेशन पहुंच जाता है। वह रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि वह जुयान का बहनोई है, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती। जब वह जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर निकाल देता है। उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। अगले सीन में यूमिंग और जुयान एक कॉपी शॉप के बाहर मिलते हैं। यूमिंग कहता है कि जुयान को कैवलिन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे दोनों एक ही शहर के हैं और एक दूसरे की मदद करना उनका फर्ज है। जूयान उसका धन्यवाद करती है, लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि वह अपनी बहन से दूरी बनाकर रखना चाहती है ताकि दोनों अपनी अब अपनी जिंदगी शांति से जी सकें। ये जूयान के थोड़े अलग और खुद को बचाने वाले स्वभाव को दिखाता है। जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहां लिन ताओ और जूयान के पिता कियाओ जियानबिन आ जाते हैं। लिन ताओ यूमिंग को कैवलिन का नया पड़ोसी देखकर आग बबूला हो जाता है। वह यूमिंग पर आरोप लगाता है कि उसी की वजह से कैवलिन ने उससे रिश्ता तोड़ा। वह दोनों बहनों जुयान और कैवलिन को धोखेबाज कहता है और हंगामा करने लगता है। जब वह जुयान को धक्का देता है तो यूमिंग उसे रोकता है। लिनताओ कैवलिन से मिलने की जिद करता है। स्थिति को बिगड़ता देख जू यान समझदारी से काम लेती है और कहती है कि वह उसे कैवलिन के पास ले जाएगी। तब यूमिंग लिनताओ को वहां से दूर ले जाने लगता है। तभी जुयान की एक सहकर्मी जो पहले उसे धमका चुकी थी वहां आती है और पूछती है कि क्या क्या हुआ। तभी एक महिला जिसकी ड्रिंक गिर गई थी कहती है कि वह उन लोगों को नहीं जानती, वे बस उससे टकरा गए थे। यह दिखाता है कि यूमिंग ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि जुयान के ऑफिस में तमाशा न बने। जाते जाते भी लिनताओ जुयान को धमकाता रहता है। फिर वह बाहर उसे रोकता है और कहता है कि अगर उसने कैवलिन से बात नहीं करवाई तो उसके ऑफिस और ससुराल जाकर सबको उसकी असलियत बता देगा। इसके बाद जुयान कैवलिन के अपार्टमेंट जाती है। कैवलिन गुस्से में होती है और लिन ताओ से भिड़ना चाहती है, लेकिन जुयान उसे समझाती है कि लिन ताओ के माता पिता को सिर्फ अपने पैसे यानी दुल्हन की कीमत वापस चाहिए। वह कहती है कि वह पैसों का इंतजाम कर देगी ताकि यह मामला यहीं खत्म हो जाए। कैवलिन को एहसास होता है कि जुयान उसकी मदद इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसे उसकी परवाह है, बल्कि इसलिए कि उसके झूठ का पर्दाफाशन हो। वह जुयान पर स्वार्थी होने का आरोप लगाती है। जुयान यह बात मान लेती है और कहती है कि बचपन से ही उसने खुद को प्राथमिकता देना सीखा है। कैवलिन दुखी हो जाती है और कहती है कि वह यह पैसा और अपार्टमेंट का किराया दोनों एक कर्ज के रूप में जोड़ दोनों बहनों के बीच की कड़वाहट और बढ़ जाती है। अगला सीन यूमिंग के घर का है। यूमिंग अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है जिसे उसने लिनताओ के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। असिस्टेंट बताता है कि ताओ जूयान की चचेरी बहन का मंगेतर होने का दावा कर रहा है। यूमिंग अपने असिस्टेंट को कहता है कि लिन ताओ के बारे में और गहराई से जानकारी निकाले। कहता है दूसरी तरफ लिनताओ अपने माता पिता से फोन पर बात करता है और कहता है कि जब तक उसे यह पता नहीं चल जाता कि लिन ने उसे धोखा दिया है या नहीं, वह घर वापस नहीं आएगा। लिनताओ के बॉस उसे जिंगजाओ से वापस वापस बुलाते हैं। उसे लगता है कि कोई ज़रूरी काम होगा, लेकिन बॉस सिर्फ ये बताने के लिए बुलाता है कि मैनेजमेंट उसके काम से बहुत खुश है और उसे और जिम्मेदारियां देना चाहता है। जब लिनताओ छुट्टी की बात करता है तो उसका बॉस उसका अनुरोध अस्वीकार कर देता है और बताता है कि यह फैसला मिस्टर जोहान ने लिया है। यह सुनकर लिनताओ को अजीब लगता है, क्योंकि छुट्टी जैसी बात किसी इतने बड़े अधिकारी तक नहीं पहुंचती। उसे शक होता है कि उसके करियर में कोई जानबूझकर रुकावट डाल रहा है। अगला दृश्य जुयान और हाओमिंग के नए घर का है। जुयान उसके लिए एक नया व्यंजन बनाती है, झींगे से भरे हुए आलू के चिप्स। हाओमिंग मजाकिया अंदाज में उसकी तारीफ करता है और दोनों के बीच एक प्यारा सा पल बनता है। हाओमिंग भी उसके लिए शेन परिवार की सीक्रेट रेसिपी कार्ड तैयार करता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सहज और खुश महसूस करते हैं। यह दृश्य दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना मजबूत है, भले ही जुयान ने कुछ बातें छुपाई हों। इसके बाद सीन बदलता है हाओमिंग के ऑफिस का। वह सोच में डूबा होता है कि हवांग अचानक इतना शांत क्यों हो गया। तभी उसका असिस्टेंट उसे एक रिपोर्ट देता है।
रिपोर्ट से हामिंग को पता चलता है कि जिस बिजनेसमैन मिस्टर हवांग के साथ वह एक बड़ी जमीन की डील करना चाहता था, वह अब उससे बचने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर हवांग को लगता है कि हामिंग सिर्फ एक उत्तराधिकारी है जिसके पास असली ताकत या फंडिंग नहीं है, खासकर क्योंकि उसके पिता इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। इसके बाद हामिंग अपनी माँ मिस यू से बगीचे में मिलता है। माँ उसे सीधी सलाह देती है कि उसे अपने पिता की बात मानकर इस प्रोजेक्ट से पीछे हट जाना चाहिए। वह समझाती है कि जब तक उसके पिता का समर्थन नहीं मिलेगा, मिस्टर वांग जैसा बड़ा व्यापारी उसके साथ काम करने का जोखिम नहीं उठाएगा। वहीं जुयान भी होती है, जो उनकी बातें चुपके से सुन रही होती है। माँ उसे ये भी याद दिलाती है कि आज रात उसके पिता शीफेंग ग्रुप के लोगों को खाने पर बुला रहे हैं। इससे साफ है कि वह हाओमिंग के प्रोजेक्ट के पक्ष में नहीं है। वह अपने बेटे से कहती है कि उसे अपनी निराशा छिपाकर सबके सामने मुस्कुराते रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद जुयान आती है और हाओमिंग के कुत्ते के साथ खेलने लगती है, लेकिन हाओमिंग अभी भी उदास बैठा होता है। रात में हाओमिंग उसे एक सरप्राइज देने के लिए अपने बचपन के कमरे में ले जाता है। वहां जुयान एक छोटा सा लकड़ी का घर देखती है। हाओमिंग बताता है कि बचपन में जब उसके पिता पुराना घर गिराकर नया बनाना चाहते थे, तो उसने उन्हें मना कर दिया और खुद ये छोटा मॉडल घर बनाया था। जुयान उस घर के अंदर एक अकेला टेडी बियर देखती है और भावुक हो जाती है। वह कहती है कि लगता है जैसे ये भालू अपनी सारी उदासी और अकेलापन इस घर में छिपा कर रखता है और दुनिया को सिर्फ मुस्कुराहट दिखाता है। ये कहकर वह दरअसल हाओमिंग के बचपन के दर्द और अकेलेपन को बयान कर रही होती है। उसकी बात सुनकर हाओमिंग बहुत प्रभावित होता है। जुयान उस छोटे घर के अंदर एक दीपक जला देती है और कहती है कि यह रोशनी उस भालू की तन्हाई दूर कर देगी। ये एक बहुत प्रतीकात्मक पल होता है। जुयान जैसे ये जताना चाहती है कि वह उसके दर्द को समझती है और हमेशा उसके साथ रहेगी। वह हाओमिंग से कहती है कि उसे हर बार उसे बचाने या उसकी परेशानियां दूर करने की ज़रूरत नहीं, चाहती है कि वे दोनों अपने बोझ चिंताएं मिलकर साझा करें। ये सुनकर हाओमिंग उसे प्यार से गले लगा लेता है। अगला दृश्य जुयान की एक बहुत बातूनी दोस्त का है, जो मिस यू को एक बड़े व्यापारी मिस्टर हुआंग के बारे में बताती है। वह कहती है कि मिस्टर हुआंग अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की। अब वह अपनी बीमार सास की देखभाल करते हैं, जो अल्जाइमर की मरीज है और एक नर्सिंग होम में रहती है। जुयान ने यह सारी जानकारी अपनी दोस्त से जानबूझकर निकलवाई थी, ताकि वह अपने हीरो हाउमिंग को प्रोजेक्ट दिलवाने में मदद कर सके। इसके बाद जुयान खुद उस नर्सिंग होम जाती है। वहां वह कुछ सामान दान करने का बहाना बनाती है और डायरेक्टर से कहती है कि वह मिस्टर हुआंग की सास यू शुफान से मिलना चाहती है। डायरेक्टर बताती है कि यूशुफान अल्जाइमर की मरीज है और अक्सर अजीब तरह से व्यवहार करती है। जुयान उन्हें एक कमरे में मिलती है जहां यूशुफान मिट्टी के गोले बना रही होती है और उन्हें सब्जी के गोले समझकर गिन रही होती है। नर्सिंग स्टाफ बताता है कि वह अपनी बेटी के लिए गोले बना रही हैं। ये देखकर जुयान को अपनी दादी की याद आ जाती है, जो उसके लिए सब्जी के गोले बनाती थी। वह उन्हें वीडियो कॉल करती है और उनसे गोले बनाने की रेसिपी पूछती है। नर्सिंग होम में मिस्टर हुंग की सास मैडम्यू से मिलने जाती है। मैडम्यू को अल्जाइमर है और वह किसी को पहचान नहीं पाती। जुयान उनके लिए घर का बना हुआ ऑस्मथस केक लेकर जाती है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है। वो मैडम्यू को बताती है कि दोनों एक ही साल में पैदा हुई थीं और दोनों ने देश के विकास में योगदान दिया है। यह सुनकर मैडम्यू थोड़ी देर के लिए प्रतिक्रिया देती, लेकिन फिर जुयान को भूल जाती है। आगे जियान समझदारी दिखाते हुए उनके हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मैडम यू अचानक उसे भूल जाती है और उसे चोर कहकर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जुयान उनकी सब्जी की गेंदें चुराने आई है। जुयान तुरंत असली सब्जी की गेंदें निकालकर उन्हें देती है, जो उसने खास तौर पर बनाई थी। गेंदें देखकर मैडम यू शांत हो जाती हैं और उन्हें गिनने लगती हैं। जब गिनती पूरी हो जाती है तो वह खुश हो जाती हैं। अगले सीन में जुयान मैडम यू को सब्जी की गेंदें खिलाने की कोशिश करती है। इन्हें देखकर उन्हें अपनी बेटी याद आ जाती है। जुयान उनके हाथ पर लगी चोट देखकर पूछती है तो मैडम यू बताती हैं कि उन्होंने यह खुद किया है। फिर दोनों साथ में असमत केक खाती है। मैडम यूको को बहुत पसंद आता है। वह जुयान से उसका नाम पूछती है। जुयान उन्हें अपना नाम बताती है और वादा करती है कि वह अक्सर उनके लिए सब्जी की गेंदें लेकर आएंगी।
इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि जुयान हर दिन नर्सिंग होम जाती है और मैडम्यू के साथ समय बिताती है। वह उनके साथ खेलती है, एक्सरसाइज करती है, उन्हें दवा खिलाती है, उनके बाल धोती है और उनका पूरा ख्याल रखती है। वह मैडम यू से अपनी दादी की तरह बात करती है, जिससे उनके बीच गहरा और भावनात्मक रिश्ता बन जाता है। एक दिन जब जुयान उन्हें वापस जाने के लिए कहती है, तो मैडम यू उसे अपनी प्यारी बेटी कहकर गले लगा लेती है। ये जुयान के लिए बहुत ही भावुक पल होता है। फिर एक दिन जब जुयान और मैडम यू साथ में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो मैडम यू अचानक उसे उसके नाम जुयान से पुकारती है। जुयान हैरान रह जाती है। मैडम यू कहती है कि उन्हें हमेशा से उसका नाम याद था। उन्हें यह भी याद है कि जुयान ने उनके लिए केक लाया था, चोर को पकड़ने में मदद की थी और उनके साथ तस्वीरें ली थीं। ये देखकर जुयान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह उन्हें गले लगा लेती है। अगला सीन गोल्फ कोर्स का है, जहां हाउमिंग और मिस्टर हुंग, मैडम यू के दामाद, गोल्फ खेल रहे होते हैं। मिस्टर हुंग हाउमिंग को बताते हैं कि उनकी पत्नी जुयान उनकी सास की देखभाल कर रही है, जिससे उनकी सास की हालत में सुधार हुआ है। हाउमिंग ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मिस्टर हुंग कहते हैं कि शायद ये संयोग है, लेकिन वह हाउमिंग से अपनी पत्नी को धन्यवाद कहने के लिए कहते हैं। गोल्फ के दौरान हाउमिंग सीधे मिस्टर हुंग की कंपनी की कमजोरियों के बारे में बताते हैं, जैसे पेशेवर लोगों की कमी और खराब संरचना। मिस्टर हुंग हाउमिंग की हिम्मत और समझदारी से प्रभावित होते हैं। हाउमिंग उन्हें एक बिजनेस प्रपोजल देते हैं। अगर मिस्टर हुंग की कंपनी शू ग्रुप उनके पिता की कंपनी शीफेंग के साथ मिलकर काम करे, तो दोनों मिलकर अपने प्रतिद्वंदी मिंग युवान ग्रुप को आसानी से हरा सकते हैं। इससे दोनों कंपनियों को फायदा होगा। मिस्टर हुंग को यह प्रपोजल पसंद आता है और वह आगे चर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीन बदलकर जुयांग के फिस्का है। उसकी पुरानी प्रतिद्वंदी सन सिवे अपने सहकर्मियों के साथ शादी में धोखाधड़ी वाली खबर देख रही होती है, जिसमें नकली मेहमान हायर किए गए थे। अचानक उसे याद आता है कि जुयान के माता पिता भी कुछ अलग लगे थे। शक होने पर वह अपने बॉस से जुयान की शादी की तस्वीरें मांगती है। बॉस उसे तस्वीरें दे देता है। सन सिवेई उन तस्वीरों और खबर को मिलाकर देखती है और उसे यकीन हो जाता है कि जुयान की शादी में उसके पिता का रोल निभाने वाला वही व्यक्ति है। फिर वह एक जासूस पपराजी की मदद से जुयान के नकली पिता मिस्टर गाओ को ढूंढ निकालती है। वह उन्हें रोकती है, लेकिन वह पहचानने से इनकार कर देते हैं और अपनी नकली आईडी दिखाते हैं, जिसका नाम गाओ लियांगजी होता है। सन सिवेई कहती है कि वे उसके बारे में सब जानते हैं और उसे सहयोग करने के लिए कहती हैं। सीन सस्पेंस में खत्म होता है। इससे साफ होता है कि सन सिवेई अब जुयान के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करने के बहुत करीब है। आगे जुयान को पता चलता है कि ऑफिस में फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए नए होस्ट का चयन हो रहा है और सन सिवेई भी इसमें हिस्सा ले रही है। जुयान उससे मिलती है और बताती है कि वह भी प्रतियोगिता में भाग ले रही है। वह आत्मविश्वास से कहती है कि वह दिए गए स्क्रिप्ट के बजाय अपना खुद का न्यूज़ डेमो इस्तेमाल करेगी, जो असली और प्रभावशाली होगा। यह सन सिवेई के लिए एक सीधी चुनौती है। होस्ट चयन प्रतियोगिता शुरू होती है। बाकी प्रतियोगी दी गई कठिन स्क्रिप्ट पढ़ने में लखड़ा जाते हैं, लेकिन जब जुयान की बारी आती है, वह जटिल वित्तीय शब्दों को सरल और आम भाषा में समझाती है, जिससे सभी जज प्रभावित हो जाते हैं। जब पूछा जाता है कि होस्ट के लिए तथ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है या तर्क, वह जवाब देती है, तथ्य कोई भी बता सकता है, लेकिन उन्हें तर्क के साथ पेश करना ही अच्छे होस्ट की पहचान है। उसके इस जवाब से सभी प्रभावित होते हैं और उसके सहकर्मी उसकी जीत का जश्न मनाते हैं। प्रतियोगिता के ठीक बाद सन सिवेई जुयान के पास आती है और बहाना बनाती है कि उसे अपने डेमो के लिए गेस्ट चाहिए था, लेकिन वह ट्रैफिक में फंस गया। क्या जुयान मदद कर सकती है? जुयान पहले मना करती है, और लेकिन बॉस के कहने पर अनिच्छा में मान जाती है। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू होती है, सन सिवेई अपना असली रंग दिखाती है। वह शादी में धोखाधड़ी की खबर चलाती है और जुयान से राय मांगती है। फिर वह अचानक जुयान के नकली पिता मिस्टर गाओ को स्टूडियो में बुला लेती है। जुयान ये देखकर स्तब्ध रह जाती है। सनसिवेई सीधे पूछती है, क्या आप जुयान के नकली पिता थे? वह जुयान की शादी की फोटो और धोखाधड़ी वाली खबर एक साथ स्क्रीन पर दिखाती है, जिसमें मिस्टर गाओ साफ दिख रहे होते हैं। जुयान पूरी तरह फंस जाती है और उसका सबसे बड़ा झूठ उजागर होने के कगार पर होता है।
स्टूडियो का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। सनसिवेई पूरी तरह जुयान को घेर लेती है, लेकिन मिस्टर गाओ अपनी वफादारी दिखाते हैं। क्योंकि जुयान ने पहले उनकी मदद की थी, उन्होंने उसे बचाने का फैसला किया। वे आत्मविश्वास से कहते हैं, नहीं, वह व्यक्ति मैं नहीं हूं। सनसिवेई हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने मिस्टर गाओ के बर्थमार्क की ओर इशारा किया और कहा कि यह निशान तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति के चेहरे पर भी है। यह सबूत छुटलाना मुश्किल था, लेकिन जुयान ने अपनी चालाकी दिखाई। वह शांत रही और बोली, मेरे पिता के पास कोई जन्म तिथि नहीं है। यह बहुत ही स्मार्ट चाल थी। उसने सीधे ये नहीं कहा कि मिस्टर गाओ उसके पिता नहीं है, बल्कि सनसिवेई के सबसे बड़े सबूत को गलत साबित कर दिया। लोगों के मन में सवाल खड़ा हो गया कि अगर जुयान के पिता के चेहरे पर कोई निशान नहीं है, तो सनसिवेई इसे क्यों उसके पिता का साबित कर रही है। इससे लगता है कि सनसिवेई किसी हमशक्ल को पकड़कर जुयान को फंसाने की कोशिश कर रही है। मिस्टर गाओ के झूठ और जुयान की चालाकी ने मिलकर सनसिवेई की पूरी योजना पर पानी फेर दिया। जैसे ही स्टूडियो में सनसिवेई की योजना फेल होती है, वह गुस्से में बोलती है कि यह उसका पिता है। तंग आकर जुयान उस पर पानी फेंक देती है और कहती है, तुम मुझे जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। सब लोग हैरान हो जाते हैं और सनसिवेई गुस्से से लाल हो जाती है। जाते जाते जुयान उसी लाइन को दोहराती है जो उसने प्रतियोगिता से पहले कही थी, मेरा डेमो बिल्कुल वास्तविक है और काफी प्रभावशाली। ये निश्चित रूप से अविस्मरणीय होगा। यह सुनकर सनसिवेई के होश उड़ जाते हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जुयान को उसकी पूरी योजना पहले से ही पता थी। जुयान का अविस्मरणीय डेमो उसकी न्यूज़ रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि सनसिवेई का सार्वजनिक अपमान था। जुयान ने पहले ही ट्रैप सेट कर रखा था और मिस्टर गाओ को समझा दिया था कि बर्थमार्क वाले सवाल का जवाब कैसे देना है। इस तरह जुयान सिर्फ किस्मत से नहीं, बल्कि अपनी योजना और दूरदर्शिता से बची। आगे सनसिवेई की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। उसके बॉस उसे ऑफिस बुलाते हैं और उसे सस्पेंड कर देते हैं। वो कहते हैं कि उसने सिर्फ स्टूडियो में हंगामा नहीं किया, बल्कि बॉस के फोन से जुयान की शादी की फोटो भी चुराई, जो कंपनी नियमों का उल्लंघन है। जब सनसिवेई मदद के लिए अपनी मां को फोन करती है, तो उसकी मां भी मदद करने से इनकार कर देती है। इसके बाद जुयान सनसिवेई से मिलती है और उसे उसकी असली जगह दिखाती है। वो कहती है, हाँ, मैं झूठी हूं, लेकिन मेरे पास अभी भी क्षमता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे कुत्ते में बदल दूं जो मुझसे खाने के लिए भीख मांगे। तभी हाओमिंग हाओमिंग के पास आता है। जुयान उसे पहले ही देख लेती है और जानबूझकर सनसिवेई को उकसाती है। इससे सनसिवेई पूरी तरह टूट जाती है। आगे जब सनसिवेई अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में जुयान को जोर से थप्पड़ मार देती है, ठीक उसी समय हाओमिंग वहां आता है। वह जुयान को संभालता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। वह अपनी ताकत और अपनी पत्नी के दान से होती है, जो एक सफल न्यूज़ एंकर के रूप में अपना पहला शो होस्ट कर रही है। उसके ससुराल वाले, खासकर ससुर और सास यू, उसके प्रदर्शन से बेहद प्रभावित होते हैं। उसकी सफलता का जश्न मनाने के लिए वे उसे एक बेहद कीमती मानिक यानी रूबी का हार और झुमके का सेट भेंट करते हैं। आगे सास यूं कहती है कि अब जब वह एंकर बन चुकी है, तो स्क्रीन पर और भी आकर्षक दिखना चाहिए, और यह तोहफा उसके लिए एकदम सही है। हामिंग की मां की ओर से मिली यह स्वीकृति जुयान को बहुत खुशी देती है। हामिंग के पिता मजाक में कहते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी को खुश रखने का तरीका उनसे सीखना चाहिए। ये एक हल्का फुल्का और खुशनुमा पारिवारिक पल है, जो दिखाता है कि जुयान ने आखिरकार अपने सुराल वालों के दिल में जगह बना ली है। नेक्स्ट सीन में हाओमिंग की माँ और जुयान गार्डन में समय बिताते हैं। तभी उनके बेटे हाओचैन का स्कूल से संदेश आता है। यूं परेशान हो जाती हैं क्योंकि हाओचैन ने फिर से स्कूल में किसी क्लासमेट को मारा है। वह शिकायत करती है कि वह इन सब समस्याओं से थक चुकी हैं। माँ आगे बताती है कि हाओचैन रोज स्कूल में किसी न किसी परेशानी में फंसता रहता है। फिर वह कहती, क्यों न इस बार तुम उसकी मॉम बनो, और तुरंत जुयान को स्कूल के पेरेंट्स ग्रुप ग्रुप में जोड़ देती है और खुद बाहर हो जाती है। हाओचैन की सारी जिम्मेदारी जुयान को दे दी जाती है। जुयान इसे अपनी पहली पहली पेरेंटिंग जिम्मेदारी में स्वीकार करती है और शिक्षक से माफी मांगती है। जब परिवार घर लौटता है, तो यू और हाओमिंग के पिता बहस करते हैं कि क्या हाओचैन को पढ़ाई के लिए विदेश भेज देना चाहिए। हाओमिंग इसका विरोध करता है। उसी समय हाओचैन स्कूल से घर आता है और जानकर गुस्सा हो जाता है कि उसके माता-पिता उसे विदेश भेजने की योजना बना रहे हैं।
वह सीधे जुयान पर आरोप लगाता है कि यह सब उसी की चाल है ताकि वह उसे घर से दूर भेज सके। जुयान उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हाओचैन उसकी एक नहीं सुनता। वह कहता है कि जुयान के आने से पहले उसका भाई हाओमिंग हमेशा उसके साथ समय बिताता था। फिर जुयान उससे एक सौदा करती है कि अगर वह स्कूल में अच्छा व्यवहार करेगा और किसी से लड़ाई नहीं करेगा, तो हाओमिंग उसके साथ ज़्यादा समय बिताएगा और उसे विदेश नहीं भेजा जाएगा। अगला सीन जुयान के ऑफिस का है। उसका बॉस उसे बताता है कि जिंडा ग्रुप ने उन्हें अपने एक बड़े प्रोजेक्ट की विशेष कवरेज के लिए चुना है और जुयान को इसके लिए जिम्मेदार बनाया गया है। बाद में जुयान एक कैफे में छोयान से मिलती है। ये वही व्यक्ति है जिससे उसकी कई साल पहले मुलाकात हुई थी, जब दोनों अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे सालों पहले एक कैफे में उन्होंने पहली बार मिले थे। चोयान अपनी मेडिकल टेक्नोलॉजी परियोजना के लिए एक निवेशक को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल रहा। वहीं जुयान नौकरी के लिए आवेदन कर रही थी, लेकिन अपनी सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण अस्वीकार कर दी गई थी। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को सूरजमुखी का फूल देकर हौसला बढ़ाया था। सीन फिर वर्तमान में आता है। जुयान जुयान को बताता है कि अब वह एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। उसकी कंपनी में 160 से अधिक कर्मचारी हैं और इसकी शाखाएं न्यूयॉर्क, लंदन और ओटावा में भी हैं। वह बताता है कि वह अगले साल अपनी कंपनी को सार्वजनिक करने की योजना बना रहा है। छोयान सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है कि उसे पता है कि जुयान की शादी जिंडा ग्रुप के शेन हामिंग से हुई है। वह अपनी कंपनी के लिए जिंडा ग्रुप के साथ सहयोग करना चाहता है और चाहता है कि जुयान उसे हामिंग से मिलवाए। जुयान पेशेवर अंदाज में जवाब देती है, उसकी कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट और व्यावसायिक योजनाओं की मांग करती, ताकि वह उन्हें अपने पति को दिखा सके। इस मुलाकात के दौरान जोयान की कंपनी के ऑफिस में एक और बिजनेसमैन उससे मिलने आता है, जिसे पता चलता है कि जोयान अब एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया है। फिर जुयान को एहसास होता है कि वह जो की कंपनी के बारे में बहुत कम जानती है। सच्चाई जानने के लिए वह कंपनी में एक कर्मचारी के रूप में शामिल हो जाती है। वहाँ वह दो कर्मचारियों को बातें करते हुए सुनती है जो कहते हैं कि उनकी कंपनी एक शेल कंपनी है, यानी दिखावे की, और यहाँ काम करना आसान है क्योंकि कुछ खास करना नहीं पड़ता। जुयान जानकारी इकट्ठा करने के लिए आर्काइव रूम में जाती है, लेकिन एक कर्मचारी उसे रोक देता है। तभी जो वहां आता है और उसे अपने ऑफिस ले जाता है। जुयान बहाना बनाती है कि वह बस यूं ही घूम रही थी। यह सीन एक रहस्य पैदा करता है। क्या जो की कंपनी वास्तव में इतनी सफल है जितना दिखाया जा रहा है, या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है? आगे हामिंग जुयान की चचेरी बहन लिन को डिनर पर बुलाता है। रेस्टोरेंट में लिन जानबूझकर ऐसी बातें करती है जिससे जुयान के झूठ का खुलासा न हो। जब वेटर बताता है कि मेन्यू में पालक नहीं है, तो हामिंग खासतौर पर उसके लिए पालक मंगवाता है, क्योंकि वह जानता है कि लिन को पालक पसंद है। लिन जुयान और हाओमिंग के रिश्ते की तारीफ करती है और बताती है कि जुयान स्कूल में कितनी होशियार थी और कई लड़कों पसंद थी, लेकिन उसने कभी किसी को दिल नहीं दिया। वह कहती है कि हाओमिंग उसका पहला प्यार है। हाओमिंग ये सुनकर बेहद खुश होता है। फिर लिन उससे पूछती है कि क्या वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि उसे याद है कि जुयाना ने अपना शहर जिन चैंग बताया था। लिन इस सवाल पर फंस जाती है और बहाना बनाती है कि वह पढ़ाई में कमजोर थी और बाद में उपचारात्मक के जुयान के स्कूल में स्थानांतरित हो गई थी। डिनर के बाद कावलिन और जुयान अकेले में बात करती है। कावलिन बताती है कि उसने वकील से सलाह ली है। वकील ने कहा कि अगर जुयान यह साबित कर दे कि वो और हामिंग वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर सच्चाई सामने आने पर हामिंग उसका साथ देता है, तो उसे जेल नहीं होगी। यह सुनकर जुयान को थोड़ी राहत मिलती है। कावलिन उसे चेतावनी देती है कि आज डिनर में वह कितनी घबराई हुई थी और इसे जल्द खत्म करना चाहिए। जुयान कहती है कि उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कावलिन उसे ताना मारती है कि वह इसलिए बुलाई गई ताकि हाओमिंग को यकीन दिला सके कि जुयान उससे कितना प्यार करती है। जुयान मना कर देती है, लेकिन कावलिन समझाती है कि पुरुषों को बार बार याद दिलाना पड़ता है, नहीं तो वे भूल जाते हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि कावलिन अपनी बहन की मदद करना चाहती है, लेकिन अपने तरीके से। शॉपिंग के बाद कावलिन और जुयान सड़क पर चल रही होती है। तभी जुयान की नज़र एक दुकान पर पड़ती है जहां एक पुराना MP3 प्लेयर रखा होता है। ये देखकर उसे हाई स्कूल के दिन याद आ जाते हैं।
फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हाई स्कूल में यू मिमिंग ने कियाओ यान यानी जुयान को ये MP3 प्लेयर तोहफे में दिया क्योंकि उसे पता था कि यान इसे खरीदना चाहती थी। वह कहता है कि उसके जन्मदिन पर उसके माता-पिता उसे नया MP3 प्लेयर दिला देंगे। दोनों एक साथ ईयरफ़ोन लगाकर गाना सुनते हैं। ये एक बेहद मासूम और प्यारा पल होता है, जो दिखाता है कि उन दोनों के बीच एक ख़ास रिश्ता था। वर्तमान में वापस आने पर जुयान उस याद में खोई रहती है, जो ये दर्शाता है कि वह अब भी उन पलों को याद करती है। अगले सीन में जुयान हाओचैन को घुड़सवारी क्लब ले जाती है, जहां उसे एक नया घोड़ा मिलता है। जुयान उसे कोच के निर्देशों का पालन करने को कहती है, लेकिन हाओचैन उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से में घोड़े को दौड़ा देता है। अचानक घोड़ा बेकाबू हो जाता है और हाओचैन गिरकर घायल हो जाता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। हाओमिंग के माता-पिता वहां पहुंचते हैं और हाओचैन चैन की चिंता करते हैं। वे जुयान को बताते हैं एक ज़रूरी डिनर के लिए जाना है और हाओचैन की देखभाल के लिए एक नर्स खरीदी गई है। जुयान अस्पताल में रुकने का फैसला करती है। जब देखभाल करने वाली नर्स उसे परेशान करने लगती, तो जुयान उसे भगा देती है। वह हाओचैन के पास जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पर भी चिल्लाता है। जुयान धैर्य से काम लेती है और उसे समझाती है कि उसे अगले 4 हफ्तों तक बिस्तर पर रहना होगा। वह उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन हाओचैन उसे भी परेशान करता है। ये दिखाता है कि जुयान हाओचैन की देखभाल करने की एक नई और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी का सामना कर रही है। अगला सीन अस्पताल के ऑर्थोपेडिक्स क्लिनिक में होता है। क्योलिन अपनी ठीक हुई बाह को खुशी-खुशी घुमाती है और कहती है, मेरी बाह पूरी तरह से ठीक हो गई है। अब ये पहले से भी ज़्यादा लचीली है। यूमिंग एक जिम्मेदार डॉक्टर की तरह उसे तुरंत रोकता है और चेतावनी देता है, ध्यान रहे अगले 3 महीने तक कुछ भी भारी मत उठाना, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। इसके बाद कियोलिन कहती है, यमिंग, चलो खाना खाते हैं। यू यमिंग सहमत हो जाता है। कियोलिन उत्साहित होकर कहती है कि उसने सुना है कि कैंटीन में बहुत अच्छा खाना मिलता है। यू यमिंग उसे साथ चलने का इशारा करता है। ये बातचीत बहुत ही सहज और दोस्ताना होती है, जो दिखाती है कि अब उनके बीच कोई अजीब असहजता नहीं है और वे अच्छे दोस्त बन गए हैं। कैफेटेरिया में यूमिंग और कियाओलिन खाओलिन खाना खा रहे होते हैं। तभी यू यमिंग का दोस्त गुओ वहां आता है और उनके साथ बैठने का आग्रह करता है। गुओ के साथ एक महिला डॉक्टर भी होती है। गुओ उनका परिचय कराता है और महिला डॉक्टर से कहता है कि ये यू यमिंग है और आपकी सीनियर है, जिन्होंने ऑर्थोपेडिक्स में PhD की है। फिर वह यूमिंग को बताता है कि ये जू वेनगिन है, आपकी जूनियर, न्यूरोसर्जरी में PhD और शानोंग की टॉप स्कोरर। यूमिंग उनकी योग्यता देखकर प्रभावित होता है। जब जू वेनगिन क्याओलिन से पूछती है कि वह किस विभाग में है, तो क्या बताती है कि वह अस्पताल की कर्मचारी नहीं है। यूमिंग बता है कि यह उसकी हाई स्कूल की सहपाठी है। खुद क्याओलिन कहती है कि वह एक मॉल में ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती है। यूमिंग इस बात को संभालते हुए कहता है कि वह अभी जिंगजाओ में नई है और अपने करियर के लिए अनुभव ले रही है। जुवेनगिन मेकअप में अपनी दिलचस्पी दिखाती है और कहती हैं कि वह ट्यूटोरियल देकर भी ठीक से नहीं कर पाती। इसे सुनकर के मौके का फायदा उठाती हैं और उन्हें अपने स्टोर पर आने का न्योता देती हैं। वह कहती हैं कि वह उनके त्वचा के प्रकार, टोन और चेहरे की विशेषताओं के अनुसार उनका मेकअप करेंगी। जुवेनगिन ये सुनकर बहुत खुश होती हैं और सब एक दूसरे का वीचैट अकाउंट ले लेते हैं। यह सीन दिखाता है कि कियाओलिन अब अपने काम में कितनी आत्मविश्वासी और माहिर हो गई है और आसानी से नए लोगों से जुड़ रही है। अगला सीन हॉस्पिटल रूम का है। हाओचैन बिस्तर पर लेटा हुआ है। जुयान चुपचाप उसे हॉर्स राइडिंग की वीडियो दिखाती है, अ, जो उसने वह उसकी तारीफ करती हैं और कहती हैं कि वह सवारी करते हुए बहुत अच्छा लगता है, खासकर जब वह हॉब्स्टैकल्स को जंप करता है। वह उसकी तुलना उसके फेवरेट हॉर्स राइडिंग एथलीट हुआतियान से करती हैं। जुयान उसे सलाह देती है कि भविष्य में अपने कोच से ट्रेनिंग वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहे ताकि वह अपनी कमजोरियों को देख सके और सुधार कर सके। हाओचैन अब उसकी बातों को ध्यान से सुनता है। जुयान उसे वीडियो देखने के लिए छोड़कर कहती है कि वो और तस्वीरें खींचेंगी। यह सीन दिखाता है कि जुयान समझदारी और धैर्य के साथ हाओचैन का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। इसके बाद हाओमिंग हॉस्पिटल आता है। जुयान उसे बताती है कि हाओचैन जानबूझकर घोड़े से गिरा था। हाओमिंग यह सुनकर हैरान रह जाता है। जुयान समझाती है कि हाओचेरवल फैमिली का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। वह कहती है कि जब वह उनके साथ होता है तो खुश रहता है, लेकिन जब वे चले जाते हैं वह बहुत परेशान हो जाता है।
जुयान एक दोस्त का उदाहरण देती हैं जिसे बचपन में फॉस्टर केयर में भेज दिया गया था और वह हमेशा परिवार के प्यार के लिए तरसता रहा। वह कहती हैं कि एक खुशहाल बचपन जीवन भर के लिए हील कर सकता है, लेकिन एक दुखदप्जपन को ठीक करने में पूरी जिंदगी लग सकती है। जुयान हाओमिंग से अनुरोध करती है कि वह अपने माता पिता से हाओचैन को विदेश भेजने के फैसले पुनर्विचार करें। हाओमिंग पूरी तरह सहमत हो जाता है और वादा करता है कि वे अब हाओचैन के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। अगला सीन कियाओलिन के वर्क प्लेस का है। उसे उसकी मैनेजर बताती हैं कि वह प्रमोशन के लिए शॉर्टलिस्ट की गई है। मैनेजर उसकी तारीफ करती है कि उसने तेजी से टॉप रीजनल रैंकिंग हासिल की और उसका मेकअप स्टाइल ऑनलाइन वायरल हो गया। लेकिन जब अंतिम फैसला लिया जाता है, तो एक ऑफिसर कहता है कि कियाओलिन की शिक्षा का स्तर बहुत कम है, इसलिए उसे प्रमोशन नहीं मिलता। कोवर्कर पूछती है कि क्या वह निराश है। किया बहादुरी से जवाब देती है कि वह इसे भूल जाएगी। बाद में किया यू यमिंग के साथ डिनर पर जाती है। वह बताती है कि प्रमोशन में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया है ताकि अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा सके। इसके लिए उसने नया लैपटॉप भी खरीदा है। वह मार्केटिंग में डिग्री लेना चाहती है, लेकिन मैथ से डरती है। इसलिए वह यू यमिंग से ट्यूटरिंग की मदद मांगती है। यू यमिंग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे उनकी दोस्ती की नई शुरुआत होती है। इधर हॉस्पिटल में जुयान हाओचैन की देखभाल कर रही है। वह उसे नाश्ता देती है। तभी हाओचैन पहली बार उसे भाभी कहकर बुलाता है। जुयान ये सुनकर बहुत खुश और इमोशनल हो जाती हैं। हाओचैन पिछले दिन के अपने खराब व्यवहार के लिए माफी मांगता है। जुयान तुरंत उसे माफ कर देती हैं और प्यार से अंडा छील कर देती हैं। ये बहुत ही स्वीट मोमेंट है, जो दिखाता है कि जुयान ने फाइनली हाओचैन का दिल जीत लिया है। हाओचैन जुयान से पूछता है कि क्या वह उसे विदेश जाने से रोकेंगी। जुयान वादा करती है, बशर्ते वह उसकी बात माने। बाद में हाओमिंग के माता-पिता हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन जल्दी में होते हैं। वे हाओचैन को नया आईपैड देकर चले जाते हैं। जुयान हाओमिंग के पिता को हाओचैन की बनाई ड्राइंग दिखाती है, जिसमें माता-पिता की जगह स्मार्टफ़ोन बनाए गए हैं और दूसरी ड्राइंग में हाओचैन अकेला है। अ, जुयान समझाती हैं कि हाओचैन को टॉयज़ की नहीं, बहन की नहीं, बल्कि उनके टाइम और प्यार की ज़रूरत है। ये हाओमिंग के पिता पर गहरा असर डालता है और वह अपनी मीटिंग कैंसल करके बेटे के साथ समय बिताने का फैसला करते हैं। ये दिखाता है कि जुयान सिर्फ डॉटर इन लॉ नहीं, बल्कि फैमिली को इमोशनली जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी बन गई है। हाओमिंग के माता-पिता जुयान की सलाह मानकर शाम को घर पर ही रहते हैं। पूरा परिवार एक साथ टीवी पर मैच देखता है। मिस यू हाओचैन से पूछती हैं कि उन्होंने उसे हॉर्स राइडिंग क्यों सिखाई। जुयान समझाती हैं कि यह खेल सुंदर है और जिस स्कूल में वह भेजा जाना चाहते हैं, वहां यह जरूरी है। ये एक साधारण और हैप्पी फैमिली बातचीत होती है, जो दिखाती है कि जुयान के प्रयास से परिवार के बीच दूरियां कम हो रही हैं। रात में जब जुयान और हाओमिंग घर लौटते हैं, हाओमिंग उसे नई रेड कार गिफ्ट में देता है। वह कहता है कि अब जब वह सफल एंकर बन गई है, तो उसे अपनी कार होनी चाहिए। वह तारीफ करता है कि जुयान ने न केवल अपने करियर में सफलता पाई, बल्कि हाओचैन का दिल भी जीत लिया। जुयान मजाक में कहती हैं कि वह अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं। हाओमिंग रोमांटिक अंदाज में कहता है, मैं तुम्हें वही जिंदगी देना चाहता हूँ जो तुम चाहती हो। तुम चाहती हो, तुम ही सब कुछ हो जो मैं चाहता हूँ। अगले दिन जुयान जो से मिलती है और उसका बिजनेस प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। वह बताती है कि उसकी कंपनी की जांच की और पता लगा लिया कि ये शेल कंपनी है। जो मुस्कुराता है और कहता है कि वह जानता था कि जुयान यह पता लगा लेगी। वह ब्लैकमेल करता है, लेकिन जुयान उसे रोक देती है। इसके बाद हाओमिंग के घर का सीन है। मिस यू हाओचैन केन के जन्मदिन और एक एलीट गेस्ट की वजह से तनाव में है। वह जुयान से मदद मांगती है। जुयान कॉन्फिडेंट होकर सब मैनेज कर लेती है। वह स्पेशल मेन्यू तय करती है और घर की मेड को छुट्टी दे देती है। मेड कहती है कि अब जुयान घर की रियल लेडी ऑफ द हाउस जैसी लगती है। ये दिखाता है कि जुयान ने सिर्फ मिस यू का दिल नहीं जीता, बल्कि घर की महत्वपूर्ण मेंबर और निर्णयकर्ता बन गई है। अगला सीन रेस्टोरेंट का है, जहां कियाओलिन और उसके डॉक्टर दोस्त डिनर कर रहे होते हैं। यू यमिंग वहां आ जाता है। वह कहता है कि ड्रिंक नहीं करेगा क्योंकि काम पर है। कियाओलिन थोड़ी हैरान होती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद यूमिंग नशे में बहुत ज्यादा हो जाता है। कियाओलिन उसे संभालती है और घर ले जाती है। अगले दिन यूमिंग पिछली रात की बात याद नहीं रखता।
क्याओलिन उसे नाश्ता देती हैं और मजाक में कहती हैं कि उसे उठाना मुश्किल था। यूमिंग शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगता है। यूमिंग बताता है कि उसके बहन जुयान उसके कॉलेज में एडमिशन लेने के फैसले से बहुत खुश हैं। यह सुनकर क्याओलिन सरप्राइज होती है। यूमिंग बताता है कि जुयान ने ही उसे क्याओलिन का ख्याल रखने के लिए कहा था। वह समझाते हैं कि दोनों बहनें बिल्कुल समान हैं, जिद्दी और एक दूसरे की परवाह करती हैं, लेकिन ठीक से बात नहीं करती। यह कन्वर्सेशन दोनों के बीच दूरी कम करने की उम्मीद जगाता है। अगला सीन हामिंग के घर का है। उसकी माँ की दोस्त अपने यंग और सक्सेसफुल दोस्त जुयुआन को जुयान से मिलवाती है। जब वे आमने सामने होते हैं तो वे एक दूसरे को पहचानते हुए भी अजनबी की तरह बिहेव करते हैं। जू तुरंत अपनी टेक कंपनी और मिस यू के ब्रांडेड आउटफिट्स की तारीफ कर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। जुयान अनकंफर्टेबल हो जाती हैं और बहाना बनाकर हट जाती हैं। बाद में जब वे अकेले होते हैं, जुयान उसे साफ-साफ कह देती है कि उसका गेम समझ गई है और उसका इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल सफल नहीं होगा। जू ब्लैकमेल करता है कि वह उसकी असली पहचान जानता है। वह बताता है कि वे दोनों समान हैं। साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर सफल होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वह जुयान को हार्मिंग से बड़ा इन्वेस्टमेंट दिलाने की नहीं, बल्कि अपनी रेपुटेशन के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहता है। जुयान गुस्से में उस पर टी डाल देती है ताकि वह फैमिली से बात न कर पाए। अगले सीन में जब हाओमिंग जुयान को लेने आता है, वे दोनों बाहर बैठे होते हैं। तभी जू आता है जिसे देखकर जुयान चौंक जाती है। जू दूसरे कपड़े पहनकर आता है और खुद का परिचय देता है। हाओमिंग, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं जू जे युवान हूँ, जुयान का फ्रेंड। हाओमिंग थोड़ी हैरान होता है लेकिन कुछ नहीं कहता। जू आगे कहता है कि जुयान ने आपको नहीं बताया कि मुझे यहाँ इनवाइट किया। जुयान पूरी तरह फंसी हुई हाओमिंग से कहती है कि काम में बिजी होने के कारण भूल गई। हाओमिंग अपनी पत्नी पर भरोसा करता है और कहता है, कोई बात नहीं। वह वेटर को बुलाकर जू के लिए टेबल सेटिंग करता है। जुयान थोड़ी उदास हो जाती है लेकिन ये दिखाता है कि जूजे युवान सफलतापूर्वक उनकी जिंदगी में शामिल हो गया है और जुयान के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। यांग, हाओमिंग और जुयान एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। जुयान हाओमिंग से बताती है कि उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट मिस मा यानी हाओमिंग की मां की मित्र ने किया है। जुयान हाओमिंग को धन्यवाद देती है कि उसने उन्हें मिलवाया। फिर हाओमिंग जुयान से है कि वे दोनों कब से एक दूसरे को जानते हैं। जुयान बताती है कि पहली बार अपने करियर की शुरुआत के दौरान जिंगो मिले थे। यह सुनकर हाओमिंग थोड़े चौंक जाते हैं लेकिन वह कुछ नहीं कहते। जुयान बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि हालांकि इन वर्षों में उनकी मुलाकातें कम हुई हैं, फिर भी वे हमेशा संपर्क में रहे हैं और वह जुयान के परिवार के भी बहुत करीब है। वह ये भी जोड़ती है कि वह अक्सर जुयान के माता-पिता से अंतर्राष्ट्रीय कॉल पर बात करती रहती है। जैसे ही जुयान ये बताती है, हाओमिंग शांत रहते हुए सुनते हैं और जवाब में केवल इतना कहते हैं कि उनका ग्रुप अच्छे प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इससे जाहिर होता है कि वह पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन अभी कोई बड़ा सीन नहीं बनाना चाहते। जुयान अपनी गलती मानते हुए कहती है कि उसने अपने इन्वेस्टर्स के साथ पर्याप्त संवाद नहीं किया। जुयान की बात खत्म होते ही जुयान वहां से चली जाती है। उसके और हाओमिंग के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। जुयान तुरंत रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर जुयान को रोकती है और गुस्से में कहती है कि उसका व्यवहार उसे बहुत चौंकाया। उसे लगा कि वे एक समझौते पर पहुंच चुके। जुयान कोल्डली जवाब देती है कि ऐसा कभी नहीं था। वह जुयान को धमकी देती है कि अगर उसने मदद नहीं की तो उसका राज सबके सामने आ जाएगा। जुयान बहादुरी से जवाब देती है कि मैं हाओमिंग को अपने झूठ में नहीं घसीटने दूंगी। अगर सबसे बुरी स्थिति भी आती है तो हम दोनों साथ नीचे जाएंगे। जुयान उसकी कमजोरी भांप चुकी है और कहती है कि उसने सब कुछ पा लिया है जो वह चाहती थी। वह जुयान को एक रात का समय देती है सोचने के लिए और धमकी देती है कि नहीं तो वह सब कुछ ऑनलाइन एक्सपोज कर देगी। जाते हुए वह कहती है, अ मैन ड्राउनिंग इन डेथ इज अ डेविल। मतलब वह अपनी कंपनी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस धमकी के बाद जुयान बहुत तनाव में आ जाती है और अपनी बहन कवलिन को मदद के लिए कॉल करती है। लेकिन कवलिन साफ मना कर देती है और कहती है कि अपनी समस्या खुद संभालो। देर रात जब जुयान घर पर अकेली होती है, उसे जुयान का एक और धमकी भरा संदेश मिलता है। वह डर जाती है। उसी समय हाओमिंग घर आते हैं और उसकी चिंता देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ। जुयान ऑफिस कॉल का बहाना बनाती है।
हाओ मिंग उसकी परेशानी समझ जाते हैं और कहते हैं कि वह हाल ही में बहुत थकी हुई है और खुद पर इतना दबाव न डाले। जुयान बताती है कि वे एक ही समय में 2 शो कर रही है और न्यूज़ एंकर की नई भूमिका में भी काम कर रही है। वह कोई शो छोड़ना नहीं चाहो मिंग उससे पूरा सपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि तुम जो चाहो करो, गलती की चिंता मत करो। भले ही तुम असफल हो जाओ, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। हाओमिंग का ये प्यार और समर्थन जुयान को भावुक कर देता है और वह उसे गले लगा लेती है। इस बीच जुयान के कॉल्स का जवाब न देने के बाद जुयान को एक अलग जगह बुलाया जाता है। वहां उसे फिर से धमकाया जाता है कि उसकी कंपनी डूब सकती है और अगर वह डूबी तो जुयान भी साथ डूबेगी। जैसे ही वह जुयान को पकड़ने की कोशिश करता है, कियाओ लेन अचानक वहां आ जाती है और रोकती है। वह कहती है कि यहाँ कैमरे लगे हैं और पुलिस को बुला सकती है। कवलिन की समय पर मदद दिखाती है कि वह जुयान की सुरक्षा की परवाह करती है। जाओ जे युवान जाने के बाद कवलिन जुयान को सांत्वना देती है कि अब सैफे में बैठते हैं। कवलिन पूछती है कि वह आदमी कौन था और क्या हो रहा है। जुयान फिर से सब छिपाने की कोशिश करती है और कहती है कि यह सिर्फ एक छोटा विवाद था जो अब सुलझ गया है। कवलिन उसे डांटती है, वह अभी भी अपनी भावनाओं को छिपा रही है। फिर वह अपनी बहन से माफी मांगती है कि लिंताओ के मामले में वह ठोर रही। जुयान भी भावुक होकर कहती है कि वह भी माफी चाहती थी। फिर कवलिन जुयान को मेकअप का तोहफा देती है और वादा करती है कि जब तक वह है कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। ये एक बहुत ही भावुक पल होता है जहां सालों की दूरी के बाद दोनों बहनें आखिरकार एक दूसरे करीब आती है और एक दूसरे का सहारा बनती है। जुयान अपने ऑफिस में काम कर रही होती है कि तभी उसे अपने पिता कियाओ जियानबिन का कॉल आता है। वे बताते हैं कि वे और उसकी मां झिंगजाओ में हैं और उसे तुरंत एक होटल में मिलने के लिए बुलाते हैं। जूयान को समझ नहीं आता, लेकिन वह वहां जाती है। होटल के कमरे में पहुंचकर वह चौंक जाती है कि उसके माता-पिता के साथ 6 युवान भी मौजूद है। जे युवान बताता है कि उसने ही उसके माता-पिता को यहाँ बुलाया है। आदर्श व्यक्ति बनने का ढोंग करते हुए वह कहता है, कोई भी हमें हमारे माता-पिता से ज़्यादा प्यार नहीं करता। अगर आप खुलकर बात करेंगे तो सब कुछ हल हो जाएगा। कहकर वह उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है। जुयान को एहसास होता है कि वह पूरी तरह से जे युवान के जाल में फंस चुकी है। जे युवान के जाने के बाद रूम में तनाव छा जाता है। उसके पिता कियाओ जियान बिन शोर मचाते हैं और कहते हैं, तुम्हें यह हिम्मत कहाँ से मिली कि तुमने अपने माता पिता की नौकरी फेक बताई और अपनी शादी में एक्टर्स हायर किए? तुम पैसों की लालच में अपने रिच परिवार की मर्यादाओं को भूल गई हो। जुयान खुद को बचाने की कोशिश करती है। वह कहती है, मैंने शेन फैमिली से एक भी पैसा नहीं लिया। मेरी फीलिंग्स शेन राव मिंग के लिए सच्ची हैं। मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं सुनते। वे कहते हैं कि कोई भी उसकी लाइफ पर भरोसा नहीं करेगा। उसकी माँ भी उसे मनाने की कोशिश करती है कि उसने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया। जूयान टूट जाती है और कहती है कि जब वह छोटी थी, उसे पता था कि वह केवल खुद पर भरोसा कर सकती है। वह अपने माता-पिता पर आरोप लगाती है कि उन्होंने कभी उसकी परवाह नहीं की। ये सुनकर उसके पिता का गुस्सा और बढ़ जाता है और वे कहते हैं कि वे शेन फैमिली के पास जाकर सारी सच्चाई बता देंगे। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पिता कहते हैं कि अगर उन्होंने छुपाया तो वह एक पिता के रूप में फेल हो जाएंगे। अपनी पिता की धमकी सुनकर जूयान पूरी तरह टूट जाती है और गुस्से में चिल्लाती है, क्या आप सच में मेरी परवाह करते हैं? इसी तरह से मैं बड़ी हुई। आपने कभी मेरी देखभाल नहीं की। वह कहती है कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है, अपनी मेहनत से किया है। फिर वह सबसे बड़ा आरोप लगाती है, यह जिंदगी कवलिन की होनी चाहिए थी, मेरी नहीं। या आप मुझे शेन फैमिली के सामने एक्सपोज करना चाहें ताकि मुझसे पैसा निकलवा सकें? इसके बाद उसके पिता उसे थप्पड़ मारते हैं और पूछते हैं कि क्या वह अभी भी कियाओ परिवार की लड़की है। जू यान फाइनल रिबेल करती है और कहती है, मैं कियाओ सरनेम नहीं रखती, मेरा नाम जू यान है। ये सुनकर उसके पिता का दिल टूट जाता है और वे कहते हैं, ठीक है, अब से हम पिता और बेटी नहीं है, तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं रहोगी। कहकर वे चले जाते हैं और जूयान अकेली और पूरी तरह टूट चुकी रह जाती है। इस सीन में जूयान और परिवार के रिश्ते का ट्रेजिक एंड दिखता है। बाद में जूयान जे युवान से मिलती है और बताती है कि उसके पति के साथ उसका कोई कोलैबोरेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी कंपनी फेक है और कर्मचारी केवल दिखावे के लिए है।
वह साफ मना कर देती है और कहती है कि वह अपने पति को इस मामले में शामिल नहीं करेगी, भले ही इसके लिए उससे सब कुछ खोना पड़े। जेवान उसकी कमजोरी जानता है और उसे टोकता है कि वह अपनी नई जिंदगी और प्यार को जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं कर सकती। वह उसे एक रात का समय देता है और धमकी देता है कि अगर मदद नहीं की तो उसे ऑनलाइन एक्सपोज कर देगा। तभी हामिंग का फोन आता है जो उसे गोल्फ खेलने के लिए बुलाता है। जुआन सोचता है कि हामिंग उसके जाल में फंस गया। गोल्फ कोर्स पर जुयान हामिंग के सामने अपनी कंपनी का प्रपोजल पेश करती है। हामिंग शांत रहते हुए कहते हैं कि वह इस पर विचार। चेयुआन के जाने के बाद जुयान तुरंत हामिंग से कहती है कि निवेश नन करे। वह कहती है ये मेरे लिए मत करो, मैं उसके इतनी क्लोज नहीं हूँ। हामिंग उसे चौंकाते हुए कहते हैं कि वह वैसे भी कंपनी का पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे और दूसरे निवेशक ढूंढ लेंगे। वह कहते हैं मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, मुझ पर भरोसा करो। हाओमिंग की यह चाल दिखाती है कि उसे जे युवान के इरादों पर पहले से ही शक था। जुयान हाओमिंग के भरोसे और प्यार को देखकर हिम्मत जुटाती है और सच बताने का निर्णय करती है। वह कहती है हाओमिंग, कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाती, हाओमिंग उसे धीरे से रोकते हैं और कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ, हैप्पी और केयर फ्री रहो। वे उसे मुस्कुराने के लिए कहते हैं। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, जहाँ हामिंग ये दिखाते हैं कि जुयान की खुशी उनके लिए किसी भी कठोर सच्चाई से ज़्यादा अहम है। इसके बाद सीन हामिंग के ऑफिस में चलता है। उनके असिस्टेंट बताते हैं कि मिस्टर हुवांग गोल्फ खेलने के लिए बुला रहे हैं और जे युवान बार-बार फ़ोन कर बेचैन है। हामिंग बहुत शांत रहते हुए कहते हैं, कोई जल्दी नहीं, उसे इंतज़ार करने दो। ये दिखाता है कि हामिंग जानबूझकर जे युवान पर दबाव बना रहे हैं। जे युवान के ऑफिस में सीन में दिखाया जाता है कि वह कंपनी डूबने के डर से घबराया हुआ है। तभी हाओमिंग के सचिव का फोन आता है और बताता है कि हाओमिंग व्यक्तिगत रूप से निवेश करने के लिए तैयार है। दो शर्तें हैं, 6% अतिरिक्त रिटर्न और पैसा 3 महीने में किश्तों में दिया जाएगा। जे युवान तुरंत शर्तें मान लेता है। हाओमिंग की ये चाल उसकी कंपनी को कानूनी जोखिम से बचाती है और उसे नियंत्रित करती है। 6 महीने बाद जूयान करियर में और भी सफल हो गई है। अचानक चेयुवान गायब हो जाता है। एक शाम जूयान और हाओमिंग घर पर डिनर कर रहे होते हैं। टीवी पर खबर आती है कि जे युवान वित्तीय धोखाधड़ी और जुए के आरोप में मकाऊ के एक कसीनो से गिरफ्तार हो गया है। जू यान हाओमिंग से पूछती है कि क्या ये निवेश प्रभावित करेगा। हाओमिंग शांत रहते हुए कहते हैं कि नहीं, वह पहले ही सहयोग समाप्त कर चुके थे क्योंकि जानते थे कि वह जुआ खेलने वाला है। उन्होंने अपनी कार क्यों बेची ये भी बताते हैं। हाओमिंग समझाते हैं कि मिस्टर मान जैसे लोग जे युवान जैसे होनहार लेकिन फेक दिखावे वाले लोगों में पैसा लगाते हैं और जू यान उसमें फंस गई थी। अंत में हाओमिंग प्यार से जुयान को समझाते हैं कि भविष्य में निवेश करना हो तो सीधे उनसे पैसे मांगो, कार बेचने की जरूरत नहीं। यह दिखाता है कि हाओमिंग ने जुयान की सबसे बड़ी मुसीबत को बिना बताए हल किया और उसके प्यार और भरोसे को दर्शाता है। आखिरी सीन में जुयान और कवलिन के बीच भावनात्मक बातचीत होती है। कवलिन अपनी बहन को नई उम्मीद देती है और कहती है किसी मौका मिलने पर शेन परिवार को सब समझाना चाहिए। वह जुयान को भरोसा दिलाती है कि हाओमिंग का प्यार सच्चा है और वह उसे माफ कर देगा। जुयान अंततः अपनी गलती और डर को स्वीकार करती है और कहती है कि वह हाओमिंग को सच बताना चाहती, बस सही समय नहीं मिला। ये सुनकर नहीं मिला, ये सुनकर कवलिन को राहत मिलती है। रुकुनिकॉफ ने यह तो बच्ची बान। अंत में जुयान, कवलिन और यूमिंग एक स्क्वायर रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। यूमिंग जुयान की सफलता की तारीफ करता है और मजाक में ऑटोग्राफ मांगता है। बातचीत कवलिन की पढ़ाई और शरारत पर घूमती है। ये हल्की-फुल्की और आरामदायक दोस्ती को दिखाता है और तीनों के बीच नई मजबूत दोस्ती की नींव रखता है। डिनर के बाद कवलिन ज्यादा खाना खाकर पढ़ाई में मन नहीं लगा पाती। यूमिंग उसे रोकता है कि वह भुगतान नन करे। ये कवलिन की दावत है। उनकी नाटकीय और मजाकिया बातचीत माहौल हल्का कर देती है। अंत में जुयान हाओमिंग के साथ घर पर है, बहुत घबराई हुई, लेकिन सच बोलने की हिम्मत जुटाती है। वह कहानी के माध्यम से अपनी बात रखती है और हाओमिंग उसे समझाते हैं कि कभी-कभी सच छुपाना बेहतर होता है ताकि खुशहाल जीवन बन सके। हाओमिंग के शब्द जुयान को ये एहसास दिलाते हैं कि वह उसके साथ हमेशा रहेगा और अतीत के झूठों को खंगालने की जरूरत नहीं है। ये अगर ड्रामा पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगला पार्ट देखने के लिए थोड़ा इंतजार करें।